हरे कृष्णा एवरीवन। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं प्रोडक्टिविटी अंडर ऑपरेशंस मैनेजमेंट। प्रोडक्टिविटी होता क्या है इसको समझने के लिए हम जा रहे हैं मैगी प्रोडक्शन कंपनी में। एज द नेम सजेस्ट हम यहाँ पे मैगी बना रहे हैं और हमारे साथ रामू काम कर रहा है जो 8 घंटे की शिफ्ट में काम करता है। 30 यूनिट्स मतलब 30 पैकेट मैगी के बनाता है। इन दैट केस रामू कितना प्रोडक्शन कर रहा है, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है? 30 यूनिट्स। तो ये 30 यूनिट्स हमारा प्रोडक्शन कहलाएंगे। नाउ ये प्रोडक्शन 8 घंटे की शिफ्ट में किया जा रहा है। इन दैट केस क्या मैं पता कर सकती हूँ क्या कि हर 1 घंटे रामू कितना प्रोड्यूस कर रहा होगा? अगर 30 यूनिट्स 8 घंटे में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं तो हम अगर 30 यूनिट्स को 8 घंटे से डिवाइड कर दें तो हमें पता चलता है कि 3.75 यूनिट्स हर 1 घंटे में रामू प्रोड्यूस कर रहा है। एंड दिस इज माय प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी हमारे आउटपुट को इनपुट से कंपेयर करती है और हमें बताती है कि अगर एक सर्टेन आउटपुट चाहिए तो उसके लिए कितना इनपुट डालना पड़ेगा। जैसे रामू के केस में 30 यूनिट्स हमने आउटपुट प्रोड्यूस किया। रामू कितना टाइम दे रहा था ये 30 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में? 8 घंटे। ये 8 घंटे हमारे इनपुट बने तो 30 यूनिट्स के आउटपुट के लिए 8 घंटे दिए जा रहे हैं। तो हर 1 घंटे में कितना प्रोड्यूस किया जा रहा है? 3.75 यूनिट्स। एंड दिस टेल्स मी कि कितना मुझे इनपुट डालना पड़ेगा टू गेट अ सर्टेन आउटपुट। लेकिन जब हम सिर्फ प्रोडक्शन को देखते हैं तो थिंक अबाउट इट यार, मुझे सिर्फ यही पता चल रहा है कि मैं 30 यूनिट्स बना रही हूँ तो मेरा आउटपुट कितना है मुझे ये पता चलता है। लेकिन इस आउटपुट को बनाने के लिए मैंने कितना इनपुट डाला ये इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोडक्शन नहीं दिया था। और इसीलिए हम प्रोडक्टिविटी निकालते हैं ताकि फाइंड आउट कर सके कि कितना इनपुट लगेगा हमें टू गेट अ सर्टेन आउटपुट। अब ज़रूरी नहीं है कि ये इनपुट सिर्फ आवर्स में हो, टाइम में हो। हमारा मटेरियल भी इनपुट बन सकता है, हमारे मशीन्स भी इनपुट बन सकते हैं, हमारे लेबर के आवर्स भी इनपुट बन सकते हैं जैसे यहाँ पे बना। ठीक है, तो जिस भी टाइप का आप इनपुट डाल रहे हो उसको कंपेयर कर सकते हो आउटपुट से और फाइंड आउट कर सकते हो कि आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी है। लेकिन नॉर्मली मोस्ट प्रेफरेबल वे टू फाइंड प्रोडक्टिविटी इज कंपेयरिंग आउटपुट विथ योर आवर्स। ठीक है, नाउ अब यार मुझे पता चल गया कि रामू 3.75 यूनिट्स पर आवर बेसिस में बनाता है। रामू अच्छा काम कर रहा है कि बुरा काम कर रहा है इससे कुछ पता चल रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। मुझे ये पता चल रहा है बस कि रामू के अगर 1 घंटे हम देंगे तो 3.75 यूनिट्स बन के आएंगे। लेकिन ये 1 घंटे में 3.75 यूनिट्स बनाना अच्छा काम है कि अच्छा नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हमारे एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कंपेयर करती है और फाइंड आउट करती है कि हम जो अभी एक्चुअल में काम कर रहे हैं वो अच्छा है कि नहीं है। जैसे रामू अभी 3.75 यूनिट्स पर आवर बेसिस में बना रहा है जो रामू का एक्चुअल वर्क है, और इसको लेट्स से हमने स्टैंडर्ड सेट करके रखा है 5 यूनिट्स पर आवर का। 5 यूनिट्स पर आवर बेसिस में बनने चाहिए, लेकिन रामू सिर्फ 3.75 यूनिट्स बना रहा है। इन दैट केस रामू अच्छा काम कर रहा है कि बुरा काम कर रहा है? अभी तो वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ताकि वो एटलीस्ट स्टैंडर्ड तक पहुंच सके। लेकिन अगर इसी की जगह मेरा स्टैंडर्ड होता 3 यूनिट्स पर आवर, इन दैट केस स्टैंडर्ड है 3 यूनिट्स हमें 1 घंटे में बनाना है, लेकिन रामू 3.75 यूनिट्स 1 घंटे में बना रहा है तो रामू अच्छा काम कर रहा है। तो हम बोलते हैं कि रामू की प्रोडक्टिविटी अच्छी है। तो प्रोडक्टिविटी अच्छी है कि नहीं है ये इन्फॉर्मेशन मुझे एफिशिएंसी से पता चलती है। एफिशिएंसी के अंदर हम हमारे एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। एक्चुअल तो हमने देख लिया कि कैसे पता किया जाएगा, बट द थिंग इज ये स्टैंडर्ड कहाँ से मिलेगा? ये स्टैंडर्ड कैसे कैलकुलेट होगा? ये हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर सीखना है और वो मैं आपको यही के यही समझाने वाली हूँ। देखो, हम ये स्टैंडर्ड निकालते हैं टाइम स्टडी के अंदर। टाइम स्टडी टॉपिक हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर ही पढ़ लिया था। टाइम स्टडी एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम हमारे वर्कर्स के टाइम को स्टडी करते हैं कि वो कितना देर काम कर रहे हैं, कितना देर ऑफिस में आ रहे हैं और एक्चुअल में कितने प्रोडक्टिव आवर्स निकल रहे हैं, और उसके थ्रू एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि ऑन एन एवरेज एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को कितने देर में अपना काम खत्म कर लेना चाहिए। ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ टाइम स्टडी कैसे स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा? तो सबसे पहले हमारे पास एक टाइम पीरियड होगा जिसको हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, जिसके लिए हम स्टैंडर्ड निकालने वाले हैं। सो लेट्स से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टाइम स्टडी की जा रही है 8 घंटे की, तो 8 घंटा मेरा क्लॉक टाइम कहलाएगा। 8 घंटे की हमने स्टडी की, बट द थिंग इज
जैसे रामू का ही देख लो यार, रामू 8 घंटे की शिफ्ट में आ रहा है, क्या पूरे के पूरे 8 घंटे प्रोडक्टिव होंगे? क्या पूरे 8 घंटे रामू काम कर रहा होगा क्या? आंसर इज नो। 8 घंटे में से कुछ टाइम उसका लगेगा ऑफिस के अंदर आने में, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के अंदर आने में, फिर उसके बाद वो शायद अपना ड्रेस वगैरह भी चेंज करे, फिर कई बार ऐसा हो सकता है कि मशीन्स ख़राब हो गई, उसको लंच के लिए ब्रेक लेना पड़ेगा, उसको वॉशरूम जाने के लिए ब्रेक लेना पड़ेगा। इन दैट केस कुछ ना कुछ ऐसा टाइम आता है जहाँ पे रामू को ब्रेक लेना पड़ रहा है, एंड दिस इज़ आवर आइडल टाइम। ठीक है, सो भले क्लॉक टाइम हमारा 8 घंटे का है, लेकिन रामू के पता है तुमको 3 घंटे आइडल चले जाते हैं ऑफिस के अंदर आने, ड्रेस वगैरह चेंज करने, मशीन्स वगैरह बदलने में। ठीक है, इन दैट केस रामू एक्चुअली कितना देर काम कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे वो एक्चुअल में काम कर रहा है। और इस एक्चुअल टाइम को हम ऑब्जर्व्ड टाइम भी बोलते हैं, क्योंकि यही टाइम ऐसा है जब हमने उसको ऑब्जर्व किया काम करते हुए। ठीक है, नाउ हमें कहाँ तक पहुँचना है? हमें स्टैंडर्ड तक पहुँचना है। ये वो घंटे हैं जो रामू लगा रहा है 30 यूनिट्स बनाने में, पर स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए वो हमें पता करना है। तुमको पता है रामू ये जो 5 घंटे में 30 यूनिट्स बना रहा है ना, उसकी एफिशिएंसी 125% है। रामू 125% की एफिशिएंसी पे अभी काम कर रहा है। 125% एफिशिएंसी में काम करके वो 5 घंटे में 30 यूनिट्स बना रहा है ना। इन दैट केस मुझे पता करना है कि नॉर्मल टाइम कितना होगा। नॉर्मल टाइम मतलब अगर कोई एक एम्प्लॉई 100% एफिशिएंसी पे काम करता है तो उसको कितना टाइम लगेगा 30 यूनिट्स बनाने में? देखो यार, रामू एक अच्छा एम्प्लॉई है जो 125% एफिशिएंसी पे काम कर रहा है। नॉर्मली लोग 100% एफिशिएंसी पे काम करते हैं, लेकिन रामू 125% एफिशिएंसी पे काम कर रहा है और 5 घंटे के अंदर अपना काम खत्म कर दे रहा है। लेकिन हमको तो एक नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए देखना है ना, तभी स्टैंडर्ड सेट होगा। स्टैंडर्ड में जो सबसे अच्छा काम कर रहा है उसके हिसाब से तो सेट नहीं कर सकती, मेरे को स्टैंडर्ड एक नॉर्मल एम्प्लॉय के हिसाब से सेट करना पड़ेगा। और नॉर्मल एम्प्लॉय हम मान के चलेंगे कि 100% एफिशिएंसी पे अगर काम करता है तो वो कितना घंटे लगाएगा प्रोडक्शन करने में? रामू 5 घंटे लगा रहा है 125% एफिशिएंसी में काम करके। तो अगर 100% एफिशिएंसी वाला हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे? 5 घंटे हैं 125% एफिशिएंसी के लिए, लेकिन हमको किसके लिए निकालना है? 100% एफिशिएंसी के लिए निकालना है। अगर आप ये कैलकुलेट करो तो 5 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 4 आवर्स आ रहा है। तो हम बोल रहे हैं कि रामू एक अच्छा एम्प्लॉय है जो 125% एफिशिएंसी पे काम कर रहा है, बट द थिंग इज वो 30 यूनिट्स को 5 घंटे में बनाता है। वहीं जो एक नॉर्मल एम्प्लॉय है जो 100% एफिशिएंसी पे काम कर रहा है, वो 30 यूनिट्स को 4 घंटे में बना रहा है। इन दैट केस तो ये नॉर्मल एम्प्लॉय ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है ना। तो भाई इसीलिए हम इसको इस तरीके से नहीं कैलकुलेट करते। ये जो एफिशिएंसी है ना, ये अगर आप ये नॉर्मल मैथ्स लगा के निकालोगे ना तो उस केस में ये कम ही आएगा। और हमको तो पता है ना भाई कि नॉर्मल टाइम ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल वाले को ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि वो इतना एफिशिएंट नहीं है जितना रामू है। इन दैट केस ये इस तरीके से कैलकुलेट नहीं होगा जो आप नॉर्मल मैथ्स लगाते हो। आपको इसको जस्ट उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा नॉर्मल टाइम ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एक्चुअल टाइम, क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंसी लेवल रामू का ज़्यादा है। तो जब भी आपका एफिशिएंसी लेवल दिया जाता है, परफॉर्मेंस रेटिंग दिया जाता है, उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमको नॉर्मल टाइम मिल सके। तो हमारा एफिशिएंसी लेवल यहाँ पे कितना है? 125%। मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो 5 इंटू 125% अगर आप करो तो 6.25 आवर्स आते हैं। जो काम रामू 30 यूनिट्स 5 घंटे में बना रहा था, वो काम एक नॉर्मल एम्प्लॉय 6.25 आवर्स में करेगा। अब ये सुनने में सही लग रहा है ना? तो जब भी आपके पास एफिशिएंसी दिया हो, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे एक्चुअल टाइम से, तब आपके पास नॉर्मल टाइम आता है। पर ये नॉर्मल टाइम क्या मेरा स्टैंडर्ड बन सकता है क्या? थिंक अबाउट इट। क्या एक नॉर्मल एम्प्लॉय हमेशा 100% एफिशिएंसी पे काम करेगा क्या? आंसर इज नो। हम इंसान है भाई, हमें भी थोड़ा लगता है कि हम थोड़ा वॉशरूम चले जाएं या दोस्तों से बात कर ले या थोड़ा कॉफ़ी टी वाला ब्रेक ले लें, है ना। तो कुछ ऐसा टाइम पीरियड होता है जो हर एक एम्प्लॉय को लगने वाला है ना। और इस टाइम के लिए अलाउंस डाला जाता है, क्योंकि जो भी एम्प्लॉय हो वो 100% एफिशिएंसी पे हर रोज़ काम नहीं कर सकता, तो उसको कुछ ना कुछ टाइम एक्स्ट्रा चाहिए होता है, और इस टाइम को हम बोलते हैं अलाउंस टाइम। ये अलाउंस टाइम
हम एक स्पेसिफिक परसेंटेज सेट कर लेते हैं कि लेट्स से एट हम यहाँ पे 12% ऑफ नॉर्मल टाइम हम अलाउंस टाइम देने वाले हैं। तो अगर मैं 6.25 का 12% कैलकुलेट करूँ, दैट इज़ 0.75, दिस इज़ माई अलाउंस टाइम। ठीक है, अलाउंस टाइम हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हर एक एम्प्लॉय हमेशा 100% एफिशिएंसी पे नहीं काम कर सकता और हमको एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट करना है जो हर एक एम्प्लॉय पे इजीली एप्लीकेबल हो। तो इसीलिए हम यहाँ पे अलाउंस टाइम दे रहे हैं। तो अब मेरे पास कितना आ रहा है? 7 आवर्स आ रहे हैं एंड दिस इज माई स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, सो स्टैंडर्ड टाइम निकालने के लिए आपको पहले क्लॉक टाइम देखना पड़ता है कि किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आप ये सारी कैलकुलेशंस कर रहे हो, टाइम स्टडी करने वाले हो। इसमें से हम हमारा आइडल टाइम रिड्यूस करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली कितना देर काम किया गया टू प्रोड्यूस अ सर्टेन आउटपुट। जैसे रामू के केस में वो एक्चुअली 5 घंटे काम कर रहा था, तब जाके 30 यूनिट्स बना रहा था। ठीक है, नाउ ये एक्चुअल टाइम रामू का है, पर मुझे नॉर्मल टाइम जानना है तो मैं एक्चुअल टाइम से रामू की एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे नॉर्मल टाइम मतलब 100% एफिशिएंसी पे कितना टाइम लगेगा वो पता चल जाता है। अब इसमें आप कुछ ना कुछ तो अलाउंस दोगे ना, क्योंकि नॉर्मली हर रोज़ एम्प्लॉय 100% एफिशिएंसी पे काम नहीं कर सकता, तो हम कुछ अलाउंस देते हैं विच इज़ 12% ऑफ नॉर्मल टाइम इन आर केस। तो 0.75 आवर्स का हमारा अलाउंस आया और एट लास्ट हमारा स्टैंडर्ड टाइम कितना हो रहा है? 7 आवर्स का। सबसे पहले हम ये स्टैंडर्ड टाइम से रिलेटेड ही क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमको स्टैंडर्ड टाइम पे बढ़िया से क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, देखो हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन निकालना है पर शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स ड्यूरेशन। 8 आवर्स की शिफ्ट है, उसके लिए स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना होगा वो आपको निकालना है। विद द फॉलोइंग डाटा, ऑब्जर्व्ड टाइम पर यूनिट इज 5 मिनट्स, रेटिंग फैक्टर इज 120% एंड टोटल अलाउंस इज 30% ऑफ नॉर्मल टाइम। देखो यार, मेरे को अगर स्टैंडर्ड टाइम निकालना है तो मुझे पहले चाहिए होता है क्लॉक टाइम, उससे मैं आइडल टाइम को माइनस करती हूँ तो मुझे ऑब्जर्व्ड टाइम मिलता है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड टाइम दिया हुआ है तो मैं वहीं से स्टार्ट करूँगी, है ना। ऑब्जर्व्ड टाइम विच इज 5 मिनट्स। नाउ ऑब्जर्व टाइम 5 मिनट का है और ये एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का होगा जिसका रेटिंग फैक्टर हमारे पास 120% है। जिस एम्प्लॉय का हमने टाइम ऑब्जर्व किया वो 5 मिनट में 1 यूनिट बना रहा है और उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 120%। मेरे को कहाँ पहुँचना है? नॉर्मल टाइम पे, कि अगर एक एम्प्लॉय 100% एफिशिएंसी पे काम करता तो उसको कितना टाइम लगता। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, रेटिंग फैक्टर को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे विच इज 120%। तो हमारे पास आ रहा है 6 मिनट एंड दिस इज आर नॉर्मल टाइम। नॉर्मल टाइम हमेशा 100% एफिशिएंसी पे होगा। ठीक है ना, इसमें हम हमारा अलाउंस टाइम ऐड करते हैं। अलाउंस कितना देना है? 30% ऑफ नॉर्मल टाइम। नॉर्मल टाइम है 6 मिनट्स, 30% 6 मिनट का कितना होता है? 1.8 मिनट विच इज इक्वल टू 7.8 मिनट एंड दिस इज माई स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड किसके लिए है? पर यूनिट के लिए, है ना। लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स ड्यूरेशन। अगर 8 घंटे का ड्यूरेशन है, 8 घंटे की शिफ्ट है, तो उसके अंदर मुझे कितना स्टैंडर्ड प्रोडक्शन मिलेगा, कितने यूनिट्स मैं प्रोड्यूस कर सकती हूँ। तो देखो यार, 8 घंटे की तुम्हारी शिफ्ट है, तुम नॉर्मली 1 यूनिट्स बनाने में कितना टाइम लगाते हो? 7.8 मिनट्स। अब ये मिनट्स में, ये आवर्स में मैं कंपेयर नहीं कर सकती, तो मेरे को ऊपर वाले को भी आवर्स में, मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 8 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। सो 480 मिनट्स डिवाइडेड बाय 7.8 मिनट्स मेरे को 1 यूनिट बनाने में लगता है। 480 डिवाइडेड बाय 7.8 विच इज़ इक्वल टू 61.538 यूनिट्स। सो 8 घंटे की शिफ्ट के अंदर हमारे 61.538 यूनिट्स बनने वाले हैं। आई होप क्लैरिटी आई हो। मूविंग टूवर्ड्स आर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर एन 8 आवर शिफ्ट। 8 आवर शिफ्ट के लिए मुझे फिर से निकालना है। अलाउंस टाइम है 25% ऑफ नॉर्मल टाइम। ऑब्जर्व्ड टाइम पर यूनिट इज 7 मिनट एंड रेटिंग फैक्टर इज 110%। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, आई सजेस्ट यू एक बार खुद से सॉल्व करो फिर मेरा आंसर देखना। ठीक है, देखो सबसे पहले ऑब्जर्व्ड टाइम हमको दिया हुआ है, वहीं से स्टार्ट करेंगे। कितना है? 7 मिनट्स। इसमें हम रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 110%। सो हमारे पास आ रहा है 7.7 मिनट। दिस इज आर नॉर्मल टाइम। नॉर्मल टाइम में
हम अलाउंस ऐड करेंगे विच इज़ 25% ऑफ नॉर्मल टाइम। तो 7.7 का 25% अगर आप कैलकुलेट करो तो 1.925 आता है, ठीक है। इससे मेरा स्टैंडर्ड टाइम कितना आ रहा है, 7.7 प्लस 1.925 विच इज़ इक्वल टू 9.625 मिनट्स मेरे को हर एक यूनिट बनाने में लगता है। लेकिन मुझे स्टैंडर्ड किसके लिए निकालना है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन मेरे को 8 घंटे की शिफ्ट के लिए निकालना है। सो 8 घंटे की शिफ्ट है, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ 9.625 मिनट से जो मुझे एक यूनिट बनाने में लगते हैं, तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं 8 घंटे की शिफ्ट में कितने यूनिट्स बना पा रही हूँ। पर ऊपर आवर्स नीचे मिनट हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले को भी मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 480 डिवाइडेड बाय 9.625 विच इज़ इक्वल टू 49.87 यूनिट्स। तो 8 घंटे की शिफ्ट में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होने वाले हैं, 49.87। डन, मूविंग फॉरवर्ड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो आई सजेस्ट यू कि ऊपर मार्क कर दो पहले से कि इंपॉर्टेंट है। और देखो यार, मैं जो भी क्वेश्चन तुमको बता रही हूँ ना कि ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिसमें तुमको प्रॉब्लम आ रही है, तुम एक बार में सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, बेटर है पहले से उसको मार्क कर दो। क्योंकि देखो यार, तुम अभी तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब तुम रिविजन करने जाओगे, लास्ट डे जाओगे एग्जाम के, उस समय तुम नहीं कर पाओगे सारे क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चंस अगर पहले से मार्क्ड होंगे तो आपको पता होगा कि किनको रेफर करना है एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। तो आई सजेस्ट यू, जो भी क्वेश्चंस टफ लग रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, उनको पहले से मार्क कर लो, क्योंकि ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट अभी पढ़ना। एट द एंड ऑफ द डे हम सब रेफर नहीं कर पाते हैं, तो पहले से इंपॉर्टेंट मार्क्ड क्वेश्चंस होंगे तो हमको पता होगा कि किसको रेफर करने की ज़रूरत है, ठीक है। चलो, ज्ञान खत्म, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टडी इन द पैकेजिंग डिपार्टमेंट ऑफ अ सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रिवील द फॉलोइंग फैक्ट्स फॉर अ वर्कर बसंत राव पाटिल। बसंत राव पाटिल के काम का हमने टाइम स्टडी किया है 4 डिफरेंट साइकिल्स के अंदर, ठीक है ना। 4 डिफरेंट साइकिल्स के अंदर ये 4 एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है। हर एक एक्टिविटी की हमने परफॉर्मेंस रेटिंग दे रखी है। जैसे अगर आप फर्स्ट एक्टिविटी देखो तो एम्प्टी कार्टन उसको लेके आना है। फर्स्ट साइकिल के अंदर उसने 0.15 मिनट लगाया, सेकेंड साइकिल में 0.25 मिनट लगाया, थर्ड के अंदर टाइम ही नहीं लगाया, मतलब लेके ही नहीं आया, और फोर्थ साइकिल के अंदर 0.17 मिनट्स लगाए। और टोटल इस एक्टिविटी की रेटिंग कितनी है, 90%। मतलब जो हमारा बसंत राव है वो इस फर्स्ट एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए उसको हमने रेटिंग सिर्फ 90% की दी है, ठीक है। नाउ अगर आप देखो तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है एक्चुअल या फिर क्लॉक टाइम। क्लॉक टाइम नाम की कोई चीज़ दी है क्या, यहाँ पे नहीं दिया है। कोई आइडल टाइम दिया है क्या कि हमारा जो बसंत राव पाटिल है वो कोई आइडल टाइम कर रहा है, नहीं दिया है। मुझे यहाँ पे एक्टिविटी रिलेटेड टाइम दिया हुआ है, और इसको क्या मैं ऑब्जर्व्ड टाइम बोल सकती हूँ क्या, बिल्कुल बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ही टाइम पीरियड दिया हुआ है, मेरे को अलग से क्लॉक टाइम आइडल टाइम नहीं दिया हुआ है। तो ये हमारा ऑब्जर्व्ड टाइम है। पर मेरे पास एक ही एक्टिविटी से रिलेटेड 3 ऑब्जर्व्ड टाइम है, मैं कौन सा सिलेक्ट करूँ। हम क्या करने वाले हैं, इसको एवरेज करने वाले हैं, ठीक है। एवरेज करके हम ऑब्जर्व्ड टाइम निकालेंगे, और फिर हमारे पास परफॉर्मेंस रेटिंग दी हुई है, तो परफॉर्मेंस रेटिंग से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नॉर्मल टाइम पता चल जाएगा। और एट लास्ट अलाउंस फैक्टर कितना देना है, 10% का। 10% अलाउंस फैक्टर को प्लस कर देंगे, हमारा काम खत्म, है ना। चलो, सो एक्टिविटी ए के लिए सबसे पहले देखते हैं। एक्टिविटी ए में हमने 4 डिफरेंट साइकिल्स के अंदर देखा। फर्स्ट साइकिल के अंदर 0.15 मिनट है, सेकेंड साइकिल के अंदर 0.25 मिनट है, थर्ड साइकिल के अंदर काम हुआ ही नहीं। देखो यार, सारे दिन काम चल रहा था, बढ़िया से वो कार्टन लेके आ रहा था, लेकिन एक दिन बीच में ऐसा आ गया जहाँ पे काम नहीं हुआ, तो मैं क्या कंसिडर करूँगी इसको, एबनॉर्मल सिचुएशन। बाकी सारे दिन तो काम चल रहा था ना, बीच में एक दिन बंद हो गया, क्यों हुआ, एबनॉर्मल सिचुएशन अराइज हो गई होगी, इसीलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। हम एबनॉर्मल सिचुएशंस को कंसिडर नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सिचुएशंस को कंसिडर करते हैं। इन दैट केस 0.15, 0.25 प्लस 0.17, सिर्फ मैं ये तीनों को ही कंसिडर करने वाली हूँ। और आज मैंने 3 अलग अलग सिनारियो लिया है, तो डिवाइड भी हम 3 से करेंगे, ठीक है। सो 0.15 प्लस 0.25 प्लस 0.17 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0.19 मिनट। दिस इज माई ऑब्जर्व्ड टाइम। हम थोड़ी सी जगह यहाँ पे ऐड कर देते ताकि हम परफॉर्मेंस रेटिंग भी मल्टीप्लाई कर पाएँ। ठीक,
इसके बाद एक्टिविटी बी के लिए आप देखो, एक्टिविटी बी में हम 30 बॉटल्स कार्टन के अंदर डाल रहे हैं। 1.6 मिनट लगा फर्स्ट साइकिल में। सेकेंड साइकिल में स्टार मार्क्ड है जिसके लिए लिखा हुआ है कि बॉटल स्लिप आउट हो गई हैंड से और टूट गई। इन दैट केस ये नॉर्मली होता है क्या? नॉर्मली हमारे हाथ से स्लिप आउट होकर टूट जाती है क्या? आंसर इज नो। नॉर्मली टूटती तो हम बेचते किसको, है ना? तो ये एबनॉर्मल सिचुएशन है जिसको हम कंसिडर नहीं करने वाले हैं। थर्ड साइकिल के अंदर 1.80 मिनट और फोर्थ साइकिल के अंदर 1.75 मिनट। सो 3 अलग अलग साइकिल्स को हम कंसिडर कर रहे हैं। तीनों को प्लस कर दो क्योंकि हमें एवरेज ऑब्जर्व्ड टाइम जानना है। (1.703 मिनट्स). ठीक है। नाउ एक्टिविटी सी। एक्टिविटी सी में 0.20 मिनट लग रहे हैं फर्स्ट साइकिल में। सेकेंड साइकिल में फिर से मार्क्ड है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई देखो, पहली बात तो सेकेंड साइकिल के अंदर मैंने एम्प्टी कार्टन में लेके आ गई, पर 30 बॉटल्स को नहीं रख पाई। क्यों नहीं रख पाई? क्योंकि वो टूट गए थे, है ना? अब 30 बॉटल्स को नहीं रखी तो एम्प्टी कार्टन है ना अभी भी मेरे पास। ये एम्प्टी कार्टन को हमने असाइड रख दिया और इसको मैं नेक्स्ट साइकिल में इस्तेमाल करने वाली हूँ। इन दैट केस एबनॉर्मल सिचुएशन अराइज हो गई थी, हमारी बॉटल्स टूट गई थी जिसकी वजह से ये भी खाली रह गया, तो इसको भी हम कंसिडर नहीं करने वाले हैं। 0.10 मिनट थर्ड साइकिल का कंसिडर करेंगे और फोर्थ साइकिल का 0.15 मिनट और डिवाइड कर दो 3 से, विच इज इक्वल टू 0.15 मिनट्स। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटी डी। एक्टिविटी डी में स्मोकिंग हो रही है। स्मोकिंग कर रहा होगा हमारा एम्प्लॉय बैठ के टाइम पास, है ना? तो ये टाइम पास उसका 4 साइकिल का है, हमने देखा। तो 4 साइकिल में उसने पहले में नहीं किया, उसने सेकंड में किया, उसने थर्ड में नहीं किया, उसने फोर्थ में नहीं किया। इन दैट केस ये जो 0.50 मिनट उसके स्मोकिंग में गए, वो स्मोकिंग का टाइम वो हर रोज़ नहीं देता है, कभी एक ऐसा दिन आ गया जिसमें दे दिया। इन दैट केस ये भी एबनॉर्मल नेचर का है क्योंकि ये कभी एक ऐसा दिन आया जब किया गया, है ना? एज एबनॉर्मल नेचर का है, इसलिए हम इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे। और ये आप परफॉर्मेंस रेटिंग से भी देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे इसके लिए परफॉर्मेंस रेटिंग ही नहीं दी हुई है, तो ऑब्जर्व टाइम को मैं परफॉर्मेंस रेटिंग से कैसे मल्टीप्लाई करके नॉर्मल टाइम निकालूँ, है ना? तो ये स्मोकिंग कंसिडर नहीं किया जाएगा। नाउ ऑब्जर्व टाइम आ गया, इसको हम परफॉर्मेंस रेटिंग से मल्टीप्लाई करेंगे। है कितनी परफॉर्मेंस रेटिंग? 90%, 105% एंड 95%। तो हमें क्या मिल जाएगा? नॉर्मल टाइम 0.19 इंटू 90% इज इक्वल टू 0.171। 1.7033 मल्टीप्लाइड बाय 105% इज 1.788। नेक्स्ट 0.15 इंटू 95% इज 0.143। देखो यार, पॉइंट्स में ना आंसर आगे आ सकते हैं, पर आई सजेस्ट यू कि 3 पॉइंट्स तक अपने आंसर को रखना, एटलीस्ट 3 पॉइंट्स तक। ठीक है ना? 0.171, 1.788 एंड 0.143 विच इज इक्वल टू 2.102। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्मल टाइम। अब इस नॉर्मल टाइम में हम ऐड करते हैं हमारा अलाउंस टाइम। अलाउंस टाइम मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 10% एज अलाउंस फैक्टर, बट द थिंग इज क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ो। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन निकाला है मेरे को बसंत राव का इन अ शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स व्हेन द यूनिट्स स्टैंडर्ड रूल अलाउ 10% एज अलाउंस फैक्टर। यूनिट्स के स्टैंडर्ड रूल के हिसाब से मुझे 10% अलाउंस फैक्टर देना है। नॉर्मली जो हमने 2 क्वेश्चन देखा उसके अंदर अलाउंस मुझे एग्जैक्टली बता दिया गया था कि 30% नॉर्मल टाइम का चार्ज करो या फिर 25% नॉर्मल टाइम का चार्ज करो। बट द थिंग इज यहाँ पे तो ऐसा नहीं बोल रहा, यहाँ पे बोला जा रहा है 10% अलाउंस फैक्टर दिया जाएगा एज पर स्टैंडर्ड रूल्स। मतलब स्टैंडर्ड रूल्स के हिसाब से मैं 10% अलाउंस फैक्टर दूंगी, है ना? मैं नॉर्मल टाइम के हिसाब से 10% अलाउंस फैक्टर दे रही हूँ क्या? नहीं, मैं स्टैंडर्ड रूल्स के हिसाब से 10% दे रही हूँ। इन दैट केस जो नॉर्मल टाइम को अलाउंस टाइम से ऐड करने के बाद जो स्टैंडर्ड टाइम आता है ना, इस स्टैंडर्ड टाइम का 10% तुम अलाउंस टाइम देने वाले हो। ठीक है, सो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस टाइम से हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम आता है ना? नॉर्मल टाइम है मेरे पास 2.102 प्लस अलाउंस टाइम कितना है? 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम, है ना? सो 2.102 मैं 10% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम को उधर लेके जाऊंगी तो मेरे पास आता है 90% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम।
ना मुझे स्टैंडर्ड टाइम जानना है, 2.102 डिवाइड कर दो 90% से, तो हमें पता चल जाएगा स्टैंडर्ड टाइम विच इज़ इक्वल टू 2.335. नाउ दिस इज माई स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, या फिर पर वर्क हमको बोलना चाहिए, है ना। 2.335 मिनट्स पर वर्क ऑन एन एवरेज एक स्टैंडर्ड के हिसाब से एक वर्कर को लगने चाहिए। मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन बाय बसंत राव इन अ शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स। 8 आवर्स में स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना होगा मुझे ये निकालना है, ठीक है। सो 2.335 मिनट एक वर्क को कंप्लीट करने में लगता है, तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 8 घंटे में कितना होगा, 8 आवर्स डिवाइडेड बाय 2.335 मिनट्स। अब ऊपर आवर्स है नीचे मिनट्स हैं, तो मेरे को इसको भी मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। 8 इंटू 60 इज़ 480 डिवाइडेड बाय 2.335 मिनट्स विच इज़ इक्वल टू 205.567 यूनिट्स, ठीक है। सो 8 घंटे के अंदर 205.567 कार्टन्स हमारे कंप्लीट होते हैं बाय बसंत राव पाटिल, अगर मैं स्टैंडर्ड के हिसाब से देखूँ तो, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Following results are recorded in a study of work sampling carried for 100 hours in a machine shop. 100 hours के लिए हम वर्क सैम्पलिंग कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हमने रिकॉर्ड किए वो 2500 थे, और इसमें से ऐसे ऑब्जर्वेशन जहाँ पे कोई भी वर्किंग एक्टिविटी नहीं हुई है वो 400 थे। रेशियो ऑफ मैनुअल टू मशीन एलिमेंट्स है 2:1, मतलब अगर 2 वर्कर है तो एक मशीन लगाई जाएगी। एवरेज रेटिंग फैक्टर है 115%। नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड है 6000। एज पर द पॉलिसी ऑफ द कंपनी, रेस्ट एंड पर्सनल अलाउंस आर टेकन एज 12% ऑफ नॉर्मल टाइम। आपको कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस एन आर्टिकल, ठीक है ना। देखो यार, मुझे सबसे पहले दिया हुआ है कि मैं वर्क सैम्पलिंग कितने देर के लिए कर रही हूँ, 100 आवर्स के लिए, तो ये 100 आवर्स हमारे लिए क्या बनेंगे, क्लॉक टाइम। 100 आवर्स का क्लॉक टाइम है। क्लॉक टाइम से हम सबसे पहले क्या रिड्यूस करते हैं, हमारा आइडल टाइम। और अगर आप क्वेश्चन में देखो तो मुझे बोल दिया गया है कि हमने ऑब्जर्वेशन कितने लिए हैं, 2500, लेकिन इनमें से कितने ऑब्जर्वेशन में काम नहीं हो रहा है, 400। सो अगर 400 ऑब्जर्वेशन में काम नहीं हो रहा है, मतलब 400 आइडल जा रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 2500, मल्टीप्लाइड बाय हमारा टोटल क्लॉक टाइम कितना है, 100 आवर्स का, ठीक है। 100 आवर्स का क्लॉक टाइम है, 400 हमारे ऑब्जर्वेशंस आइडल जा रहे हैं 2500 टोटल ऑब्जर्वेशंस में, ठीक है। सो 400 डिवाइडेड बाय 2500 इंटू 100 करोगे तो हमारे पास 16 आवर्स आ रहे हैं जो आइडल जा रहे हैं, ठीक। तो इससे मेरे पास टोटल आवर्स कितने आ रहे हैं, 84 आवर्स। दिस इज माई ऑब्जर्व्ड टाइम। ऑब्जर्व्ड टाइम इज 84 आवर्स। मुझे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो 84 आवर्स हैं वो मैनुअल टू मशीन के रेशियो में बांटे जाएंगे 2:1, है ना। मतलब 84 में से 2/3 विच इज इक्वल टू 56 आवर्स मेरे मैनुअल ने दिए हैं, वर्कर्स ने दिए हैं, और बचा हुआ 28 आवर्स हमारे मशीन ने दिया है, ठीक है। सो ये 28 आवर्स मशीन के हैं, ये 56 आवर्स हमारे मैनुअल के हैं, लेबर्स के हैं, ठीक ना। एवरेज रेटिंग फैक्टर है 115%, मतलब 115% की एफिशिएंसी है। एक बात बताओ यार, हमारे वर्कर्स तो 100% एफिशिएंसी, 115%, 90% एफिशिएंसी पे काम कर सकते हैं, बट द थिंग इज, क्या मशीन की एफिशिएंसी ऊपर नीचे होती है क्या? सेम टाइप की मशीन है मेरे पास, एक मशीन ज़्यादा प्रोडक्शन, एक मशीन कम प्रोडक्शन करने वाली है क्या? ऐसे बोलने वाली है क्या कि यार रहने दो, मैं अभी प्रोडक्शन नहीं कर सकती, मैं थक गई हूँ? आंसर इज नो। तो मशीन्स के केस में ना हमारा एफिशिएंसी काम नहीं करता। मशीन्स के केस में हम बोलते हैं कि भाई साहब तेरी एफिशिएंसी 100% ही होने वाली है। एफिशिएंसी किसकी चेंज होती है? मैनुअल्स की चेंज होती है, वर्कर्स की चेंज होती है। एक वर्कर ज़्यादा अच्छा काम, एक वर्कर कम अच्छा काम कर सकता है ना। सो ये जो हमको रेटिंग फैक्टर दिया हुआ है, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ मैनुअल को। सो मैनुअल का रेटिंग फैक्टर होगा 115%, और मशीन्स के केस में ये चेंज नहीं होता, ये सिर्फ 100% ही रहेगा। 56 इंटू 115% इज 64.4, वहीं 28 इंटू 100% इज 28 आवर्स। दिस इज माई नॉर्मल टाइम।
अब नॉर्मल टाइम में हम क्या ऐड करते हैं, हमारा अलाउंस फैक्टर जो बोला गया है 12% ऑफ नॉर्मल टाइम। अब एक बात बताओ, ये अलाउंस मतलब बीच में ब्रेक लेना, कॉफ़ी के लिए जाना, वॉशरूम जाना, ये सब ब्रेक मेरे मशीन को चाहिए होता है क्या? कि वो बोलती है, मशीन बोल रही है कि भाई साहब रुक जाओ थोड़ा सा, मैं कॉफ़ी पी के आती हूँ, या फिर मैं वॉशरूम से होके आती हूँ, या फिर मेरे को थोड़ा देर चार्ज कर लें दो। आंसर इज नो। तो उसको अलाउंस टाइम नहीं लगता। चार्ज करना है कि नहीं करना है, आप चार्ज बाद में भी छोड़ सकते हो, है ना। तो इसको मेरे काम के बीच में अलाउंस टाइम देना नेसेसरी नहीं है। तो मशीन्स के केस में अलाउंस टाइम नहीं लगता, लेकिन जो हमारे वर्कर हैं उनके लिए हमको अलाउंस टाइम लगेगा 12% ऑफ नॉर्मल टाइम। 64.4 का अगर मैं 12% कैलकुलेट करूं तो 7.728 मेरे पास आ रहा है। ठीक, इससे मेरे पास स्टैंडर्ड टाइम आ जा रहा है विच इज़ 64.4 प्लस 7.728 72.128 एंड मशीन्स का स्टैंडर्ड टाइम 28 आवर्स का ही रहेगा। ठीक ना, मुझे पूछा क्या जा रहा है, स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस एन आर्टिकल। एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करने के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम लगेगा। देखो यार, हम टोटल 100 आवर्स लगा रहे हैं, इसमें मशीन और मैनुअल दोनों का इन्वॉल्व है ना। इसमें हम 6000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट द थिंग इज ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये 100 आवर्स मेरे एक्चुअल हैं। मुझे तो स्टैंडर्ड के लिए निकालना है, तो स्टैंडर्ड मैं टोटल टाइम कितना लगा रही हूँ, मैनुअल का 72.128 एंड हमारे मशीन्स का 28 विच इज़ इक्वल टू 100.128 आवर्स हम टोटल लगा रहे हैं टू प्रोड्यूस 6000 आर्टिकल्स। मुझे किसका जानना है, एक आर्टिकल का जानना है कि एक आर्टिकल में कितना टाइम लगेगा। सो 100.128 आवर्स मुझे लग रहे हैं 6000 आर्टिकल में, एज ये आवर्स में है और नीचे 6000 आर्टिकल हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉइंट में आ जाएगा। इससे बेटर है कि हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट्स में कन्वर्ट कर लें, है ना। सो 100.128 इंटू 60 करोगे तो 6007.68 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 6000 विच इज़ इक्वल टू 1.00128 मिनट्स पर आर्टिकल। तो हर एक आर्टिकल को बनाने में मेरे को 1.00128 मिनट लगने वाले हैं एज पर स्टैंडर्ड। डन ना। क्वेश्चन मुझे और भी चीज़ें यहाँ पे पूछ रहा है। गिवन दैट शॉप प्रोड्यूसेस 42,000 आर्टिकल्स पर मंथ ऑफ 25 वर्किंग डे बाय 5 वर्कर वर्किंग फॉर अ शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स पर डे। देखो यार, 42,000 आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जिसके लिए हमें 25 वर्किंग डेज लगते हैं, 5 वर्कर्स लगते हैं, 8 घंटे के शिफ्ट में ये काम करते हैं। तो टोटल हमने इतना टाइम लगाया और इतने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, ये मेरे को एक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। साथ ही साथ एब्सेंटिज्म हो रहा है 7% का, और इस इन्फॉर्मेशन की मदद से मुझे निकालने बोल रहा है एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। तो हमने स्टार्टिंग में देख लिया था कि अगर आपको एफिशिएंसी निकालनी है तो एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कंपेयर करना पड़ेगा, है ना। अब स्टैंडर्ड निकालना तो हमने सीख लिया, पर एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कंपेयर करके एफिशिएंसी कैसे निकाली जाएगी वो हम यहाँ पे समझ रहे हैं। देखो, एफिशिएंसी किसके कंपैरिजन से आ रही है, एक्चुअल प्रोडक्टिविटी को मैं स्टैंडर्ड प्रोडक्टिविटी से कंपेयर करके एफिशिएंसी निकाल रही हूँ, है ना। और प्रोडक्टिविटी हम 2 तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं। पहला तरीका होता है आउटपुट बाय इनपुट, जैसा हमने यहाँ पे किया था रामू वाले एग्जाम्पल में। 30 यूनिट्स हमारा आउटपुट था, 8 आवर्स हमारे इनपुट थे। हमने आउटपुट को इनपुट से डिवाइड किया और पता किया हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी है। या फिर आप इनपुट को भी आउटपुट से डिवाइड कर सकते हो, ये वाला तरीके से भी तो मेरे को पता चल रहा है ना एट द एंड कि मेरी प्रोडक्टिविटी कितनी है। मैं 2 अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर रही हूँ, बट एट द एंड मैं जो बोल रही हूँ दोनों तरीके में वो सेम है। कैसे समझना, फर्स्ट मैं एक्चुअल ही यहाँ पे कैलकुलेट करती हूँ। रामू 30 यूनिट्स बना रहा है 8 घंटे की शिफ्ट में, ठीक है। सो 30 यूनिट्स हैं आउटपुट, 8 घंटे की शिफ्ट है इनपुट, विच इज़ इक्वल टू 3.75 यूनिट्स पर आवर, है ना। और वही इसकी जगह मैं इनपुट को ऊपर रख दूँ, आउटपुट को ऊपर नीचे रख दूँ तो क्या होगा, इनपुट है 8 घंटे, आउटपुट है 30 यूनिट्स। सो 8 डिवाइडेड बाय 30 विच इज़ इक्वल टू 0.266 आवर्स आ रहे हैं। 0.266 आवर्स से बेटर है कि हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लें। सो 8 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 30 करोगे तो ये आ रहा है मेरे पास 16 मिनट्स पर यूनिट। नाउ मैं अगर 16 मिनट्स एक यूनिट बनाने में लगाती हूँ, मैं ये बोलूँ या फिर मैं बोलूँ मैं 1 घंटे के अंदर 3.75 यूनिट्स बनाती हूँ,
कोई फ़र्क है क्या? आंसर इज़ नो। दोनों जगह हमको एट द एंड एक यूनिट बनाने में 16 मिनट लग रहे हैं, और अगर 1 घंटे में प्रोडक्शन करोगे तो 3.75 यूनिट्स बनेंगे। तो दोनों जगह मैं सेम चीज़ बोल रही हूँ, लेकिन बोलने का तरीका अलग है ना। अब मेरे को अगर एफिशिएंसी निकालनी है तो मेरे को एक्चुअल तो चाहिए ही होता है, साथ साथ स्टैंडर्ड भी चाहिए होता है। स्टैंडर्ड हमने अभी कैलकुलेट किया कि 7 घंटे लग रहे हैं। कितने यूनिट्स के लिए 7 घंटे लग रहे हैं? 30 यूनिट्स के लिए। सो 30 यूनिट्स मेरा आउटपुट है। 7 घंटे एज पर स्टैंडर्ड मुझे लगने चाहिए। 30 डिवाइडेड बाय 7 करोगे तो ये हमारे पास आ रहा है 4.286 यूनिट्स पर आवर। और वहीं अगर इनपुट बाय आउटपुट वाली सिचुएशन में देखें तो इनपुट है 7 घंटे मल्टीप्लाइड बाय 60 कर लो ताकि मिनट्स में कन्वर्ट हो जाए, डिवाइडेड बाय 30 यूनिट्स। 7 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 30 विच इज इक्वल टू 14 मिनट्स पर यूनिट। सो चाहे हम 14 मिनट पर यूनिट बोलें या फिर 4.286 यूनिट्स पर आवर बोलें, दोनों सिचुएशन के अंदर हम सेम चीज बोल रहे हैं, बस तरीका अलग है। ठीक है। नाउ मेरे को एक्चुअल मिल गया, स्टैंडर्ड मिल गया, मुझे क्या निकालना है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकालने के लिए हम एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है। फर्स्ट सिचुएशन जहां पे मैं आउटपुट बाय इनपुट वाली सिचुएशन देख रही हूँ। ठीक है। आउटपुट बाय इनपुट, एक्चुअल मेरा है 3.75 यूनिट्स पर आवर और स्टैंडर्ड है 4.286 यूनिट्स पर आवर। ठीक है। नाउ थिंक अबाउट इट यार, एक्चुअल में मेरे को 3.75 यूनिट्स मैं बना रही हूँ 1 घंटे के अंदर, वही स्टैंडर्ड कितना है? 4.286 यूनिट्स का 1 घंटे के अंदर। मतलब स्टैंडर्ड ज़्यादा है, मेरा एक्चुअल कम है। और अगर एक्चुअल कम है इसका मतलब है कि मेरी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है। मैं 1 घंटे के अंदर एज पर स्टैंडर्ड 4.286 यूनिट्स बना सकती थी, लेकिन मैंने कितने बनाए? सिर्फ 3.75 यूनिट्स। मतलब मेरी प्रोडक्टिविटी अभी अच्छी नहीं है। और अगर अच्छी नहीं है प्रोडक्टिविटी, इन दैट केस हमारी जो एफिशिएंसी आ रही है वो 100% से ज़्यादा होनी चाहिए कि 100% से कम होनी चाहिए? एफिशिएंसी 100% के ऊपर कब होती है? जब हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, मैं स्टैंडर्ड से अच्छा काम कर रही हूँ तो वो 100% से ऊपर जाएगी। अगर मैं स्टैंडर्ड से भी ख़राब कर रही हूँ, इन दैट केस मेरी एफिशिएंसी 100% से नीचे आनी चाहिए। और 100% से नीचे आनी चाहिए तो मेरा एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होना चाहिए बताओ? मैं एक्चुअल को ऊपर शो करूँगी, स्टैंडर्ड को नीचे शो करूँगी, क्योंकि एक्चुअल छोटा है, स्टैंडर्ड बड़ा है। अगर मैं स्टैंडर्ड को ऊपर रख देती तो स्टैंडर्ड बड़ा था, एक्चुअल नीचे आ जाता छोटा, तो इससे मेरी एफिशिएंसी 100% से ज़्यादा हो जाती। लेकिन मेरे को पहले ही समझ आ गया कि भाई साहब मैंने तो 3.75 यूनिट्स ही बनाए हैं, जबकि स्टैंडर्ड 4.286 यूनिट्स का था। इन दैट केस मेरी एफिशिएंसी कम आनी चाहिए, 100 से कम आनी चाहिए। 100 से कम कब आएगी? जब आप एक्चुअल को स्टैंडर्ड से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई करो 100 से, है ना। एक्चुअल इज 3.75, स्टैंडर्ड इज 4.286 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज़ इक्वल टू 87.494% मेरा यहाँ पे एफिशिएंसी है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट सिचुएशन जहाँ पे हम इनपुट बाय आउटपुट कर रहे हैं। इनपुट बाय आउटपुट के केस में मेरा एक्चुअल कितना है? 16 मिनट्स पर यूनिट एंड स्टैंडर्ड कितना है? 14 मिनट्स पर यूनिट। ठीक है। तो एज पर स्टैंडर्ड मुझे 14 मिनट्स लगने चाहिए थे 1 यूनिट बनाने में, लेकिन मैंने क्या किया? 16 मिनट ले लिया 1 यूनिट बनाने में। तो मैंने ज़्यादा टाइम लगाया है। ज़्यादा टाइम लगाया है तो ख़राब है कि अच्छा है? ऑफकोर्स ही बात है, ख़राब है। जब कम टाइम लगेगा तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा टाइम लगाना। तो ज़्यादा टाइम लगाया तो ख़राब है। ख़राब है मतलब एफिशिएंसी कैसी होनी चाहिए? 100% से नीचे। 100% से नीचे एफिशिएंसी कब आएगी? जब छोटा नंबर ऊपर होगा, बड़ा नंबर नीचे होगा, है ना। सो स्टैंडर्ड छोटा नंबर है तो स्टैंडर्ड को ऊपर कर दो, एक्चुअल को नीचे कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ठीक है ना। 14 मिनट्स पर यूनिट डिवाइडेड बाय 16 मिनट्स पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 100। 14 बाय 16 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 87.5%। ठीक है।
सो एट द एंड दोनों से आंसर मेरा सेम आ रहा है, 87.494 इज सिमिलर टू 87.5%, और यहाँ पे भी 87.5% आ रहा है. बट द थिंग इज दोनों को निकालने का तरीका अलग था. यहाँ पे मैंने एक्चुअल बाय स्टैंडर्ड इंटू 100 किया, यहाँ पे स्टैंडर्ड बाय एक्चुअल इंटू 100 किया. तो क्या मेरे को ये दोनों फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा क्या, कि आउटपुट बाय इनपुट होगा तो मैं एक्चुअल बाय स्टैंडर्ड करूँगी, और इनपुट बाय आउटपुट होगा तो मैं स्टैंडर्ड बाय एक्चुअल करूँगी? आंसर इज नो. याद भी रख लोगे ना तो याद नहीं आने वाला एग्जाम में. बेटर क्या है हम ये तरीका याद रख लें कि अगर एक्चुअल मेरा 3.75 है, मतलब एक्चुअल छोटा है आउटपुट बाय इनपुट में और स्टैंडर्ड बड़ा है, इन दैट केस हमने खराब काम किया है. खराब काम किया है तो एफिशिएंसी कम होनी चाहिए. सिमिलर वे में अगर आप इनपुट बाय आउटपुट वाला केस देखो और उस केस में एक्चुअल बड़ा है, जैसे हमारे केस में 16 मिनट लग रहे थे एक यूनिट बनाने में, लेकिन स्टैंडर्ड मेरा छोटा है 40 मिनट्स पर यूनिट का, इन दैट केस मैंने खराब काम किया. खराब काम किया तो एफिशिएंसी कम आएगी. एफिशिएंसी कम कब आएगी? जब छोटे को आप ऊपर रखो और बड़े को आप नीचे रखो और फिर उनको डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो 100 से. ठीक है ना. मूविंग फॉरवर्ड हमने समझ लिया कि एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट होती है. अब इस क्वेश्चन के अंदर जो हमको निकालने बोला है वो हम फाइंड आउट करते हैं. ठीक है. सो मेरे को एक्चुअल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी हुई है, स्टैंडर्ड मैंने फाइंड आउट कर रखा है ना. एक्चुअल हम यहाँ पे निकाल लेते हैं. एक्चुअल में हम 42,000 आर्टिकल्स बना रहे हैं. टाइम कितना लगा रहे हैं? 25 वर्किंग डेज, 5 वर्कर्स, 8 आवर्स. 25 इंटू 5 इंटू 8 विच इज़ इक्वल टू 1000 आवर्स हम लगा रहे हैं. और कितने यूनिट्स हम बना रहे हैं? 42,000 आर्टिकल. सो अगर 1000 आवर्स को मैं 42,000 आर्टिकल से डिवाइड कर दूं विच इज़ इक्वल टू 0.02380. बेटर है कि आवर्स को भी हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लें, है ना, ताकि हमारा आंसर एटलीस्ट मिनट्स में थोड़ा अच्छा दिखे. 0.02 से बेटर, है ना. तो 60 में मल्टीप्लाई कर रही हूँ ताकि इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर पाएँ. तो 1000 इंटू 60 करोगे 60,000 आता है, डिवाइडेड बाय 42,000 विच इज़ इक्वल टू 1.42857 मिनट्स. ठीक है. तो एज पर एक्चुअल मुझे 1.42857 मिनट लग रहा है, लेकिन एज पर स्टैंडर्ड मुझे एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लग रहा था? 1.00128. ठीक है. सो एक्चुअल इज 1.42857 मिनट्स पर आर्टिकल एंड स्टैंडर्ड इज 1.00128 मिनट पर आर्टिकल. नाउ देखो हमने यहाँ पे एफिशिएंसी आउटपुट बाय इनपुट में शो की है या इनपुट बाय आउटपुट में? इनपुट बाय आउटपुट में, है ना, क्योंकि आउटपुट मेरा आर्टिकल है और ये जो टाइम लग रहा है वो मेरा इनपुट है. ठीक है. नाउ एफिशिएंसी निकालने के लिए देखना क्या होता है. एक्चुअल में मेरे को लग रहा है 1.42857 मिनट्स, लेकिन स्टैंडर्ड के हिसाब से मुझे लगना कितना चाहिए था? 1.00128. इन दैट केस ये जो मेरा एक्चुअल है वो खराब है कि अच्छा है? ऑफकोर्स सी बात है खराब है. आप ज़्यादा टाइम ले रहे हो. खराब है मतलब एफिशिएंसी ज़्यादा आनी चाहिए कि कम आनी चाहिए? 100% से कम आनी चाहिए. 100% से कम कब आएगी? जब जो छोटा नंबर होगा विच इज़ स्टैंडर्ड उसको आप ऊपर रखोगे और जो बड़ा नंबर होगा उसको नीचे रखोगे. ठीक है. सो फॉर्मूला बनता है स्टैंडर्ड बाय एक्चुअल विच इज़ 1.00128 डिवाइडेड बाय 1.42857 मल्टीप्लाइड बाय 100. विच इज़ इक्वल टू 70.09 या फिर 0809 नहीं बोलते हैं, बेटर है 089 है तो हम इसको 09% बोल सकते हैं. ठीक है. 70.09% मेरा आ रहा है एफिशिएंसी. ठीक है. सो एफिशिएंसी तो हमने निकाल ली ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर. बट द थिंग इज मुझे यहाँ पे प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑफ लेबर भी पूछा जा रहा है. तो जब आपको क्वेश्चन में प्रोडक्टिव एफिशिएंसी पूछा जाए ना, तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी निकालने के लिए हम हमारा एब्सेंटिज्म, आइडल टाइम जो भी एक्चुअल के अंदर हुआ होता है उसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं. यहाँ पे अगर आप देखो तो एक्चुअल के अंदर मेरे को एब्सेंटिज्म दिया हुआ है 7% का, तो ये 7% का एब्सेंटिज्म हम यहाँ से रिमूव कर देंगे ताकि हमको प्रोडक्टिव एफिशिएंसी पता चले. प्रोडक्टिव एफिशिएंसी मतलब आपको एक्चुअल वही कंसिडर करना है जिसमें एक्चुअल में काम हुआ. तो जो भी आइडल टाइम होगा, जो भी एब्सेंटिज्म होगा, उसको आप यहाँ से रिमूव कर दोगे. एब्सेंटिज्म कितना है? 7% का एब्सेंटिज्म है. सो फॉर दिस मेरे को पहले तो एक्चुअल निकालना पड़ेगा प्रोडक्टिव एफिशिएंसी निकालने के लिए. एक्चुअल मेरे कितने आवर्स लग रहे थे? 1000 आवर्स लग रहे थे, है ना.
लेकिन 1000 आवर्स में से 7% मेरा एब्सेंटिज्म हो रहा है, तो एब्सेंटिज्म को मैं यहाँ से हटा दूंगी, तो 930 घंटे आ रहे हैं। 930 घंटे हैं, मैं कितना प्रोडक्शन कर रही हूँ, 42,000 यूनिट्स का प्रोड्यूस कर रही हूँ, मल्टीप्लाइड बाय एज आवर्स है तो हम मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 930 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 42,000 विच इज़ इक्वल टू 1.32857 मिनट्स पर आर्टिकल। ठीक है, सो मेरा एक्चुअल आ रहा है 1.32857 पर आर्टिकल एंड स्टैंडर्ड कितना है 1.00128 मिनट्स। स्टैंडर्ड इज 1.00128, मैंने एक्चुअल में कितना टाइम लगाया 1.32857 मिनट्स लगाए एक यूनिट बनाने में। एक यूनिट बनाने में एक्चुअल में मैंने ज़्यादा टाइम लगा दिया। इन दैट केस मेरी एफिशिएंसी नीचे आनी चाहिए, 100 से नीचे आनी चाहिए। कब आएगी, जब आप कम वाले को नीचे ऊपर रखोगे और जो ज़्यादा है उसको नीचे रखोगे। तो कम क्या है स्टैंडर्ड, उसको हम ऊपर रखेंगे, एक्चुअल जो ज़्यादा है उसको नीचे रख दो। सो 1.00128 डिवाइडेड बाय 1.32857 इंटू 100, विच इज इक्वल टू 75.365%। ठीक है, सो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी पूछेगा तो आप जो भी एब्सेंटिज्म आइडल टाइम होगा उसको रिड्यूस कर दोगे। अगर तुमको यहाँ पे सिर्फ एफिशिएंसी पूछा है तो उसको डायरेक्टली जो एक्चुअल दिया होगा उससे निकाल लोगे, है ना, सिंपल। चलो अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ पर्टिकुलर प्लांट देयर आर 10 वर्कर्स मैन्युफैक्चरिंग अ सिंगल प्रोडक्ट एंड द आउटपुट पर मंथ कंसिस्टिंग ऑफ 25 डेज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज 200। सो हम 200 यूनिट्स बनाते हैं 25 दिन के अंदर, मतलब एक महीने के अंदर, और हमारे पास टोटल 10 वर्कर्स हैं, हम सेम टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हैं। हाउ मच इज द मंथली प्रोडक्टिविटी, मंथली मेरा प्रोडक्टिविटी कितना होगा वो बताना है। प्रोडक्टिविटी निकलता कैसे है, हम आउटपुट को डिवाइड करते हैं इनपुट से। देखो यार, तुम इनपुट को भी आउटपुट से डिवाइड कर सकते हो जैसे मैंने आपको अभी समझाया, लेकिन मोस्ट प्रेफरेबल क्या होता है, हम आउटपुट को ही इनपुट से डिवाइड करें। आउटपुट है कितना, यहाँ पे 200 यूनिट्स है, मेरे को मंथली प्रोडक्टिविटी निकालनी है, तो मेरे पूरे मंथ का प्रोडक्शन मैं यहाँ पे लूँगी, डिवाइडेड बाय इनपुट क्या है, वर्कर्स हैं, वर्कर्स के आवर्स तो दिए नहीं हैं, तो हम जो 10 वर्कर्स हैं उसी को इनपुट मानेंगे। ठीक, सो पर वर्कर मेरा प्रोडक्टिविटी कितना है 20 यूनिट्स, और ये प्रोडक्टिविटी मंथली है क्योंकि हमने मंथली प्रोडक्शन से इसको कंपेयर किया है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देयर आर 2 इंडस्ट्रीज ए एंड बी मैन्युफैक्चरिंग होस कपलिंग्स, द स्टैंडर्ड टाइम पर पीस इज 15 मिनट्स। सो स्टैंडर्ड टाइम 15 मिनट्स मेरे को पर यूनिट या पर पीस दिया हुआ है। ठीक, आउटपुट ऑफ 2 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज 30 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। तो ये जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं ए और बी, ये 30 यूनिट्स ए बनाता है, बी बनाता है 20 यूनिट्स 8 आवर्स के शिफ्ट पे। ठीक, सो मेरा स्टैंडर्ड दिया हुआ है 15 मिनट्स पर पीस। इन दैट केस मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड को किस बेसिस में शो किया है, पहले इनपुट बाद में आउटपुट। तो अगर स्टैंडर्ड पहले इनपुट बाद में आउटपुट को शो कर रहा है तो मैं जो एक्चुअल यहाँ पे निकालूंगी दोनों इंडस्ट्री का वो भी वैसे ही शो किया जाएगा। पहले हम इनपुट लिखेंगे विच इज़ 8 आवर्स, डिवाइड करेंगे उसको आउटपुट से। 8 आवर्स है, इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं 60 से मल्टीप्लाई करके। सो 8 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 30 विच इज इक्वल टू 16 मिनट्स पर यूनिट। नाउ सिमिलर वे में अगर हम इसका निकालना चाहें तो ये 20 यूनिट्स बना रहे हैं 8 घंटे में। सो 8 इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 60 ताकि मिनट्स में कन्वर्ट कर लें, डिवाइडेड बाय 20। 8 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 20 विच इज इक्वल टू 24 मिनट्स पर यूनिट। ठीक, सो स्टैंडर्ड के हिसाब से मेरे को 15 मिनट लगना चाहिए था हर एक यूनिट बनाने में, लेकिन एक्चुअल में ए ने कितना टाइम लगाया 16 मिनट्स का, बी ने कितना टाइम लगाया 24 मिनट्स का। ना क्वेश्चन में मुझे बोला जा रहा है फाइंड आउट करो प्रोडक्टिविटी ऑफ ईच पर शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स। तो हर 8 घंटे की शिफ्ट में मेरी प्रोडक्टिविटी कितनी है वो मुझे पता करना है। तो भाई साहब क्वेश्चन के अंदर यही तो दिया था कि 8 घंटे के शिफ्ट में मेरा ए का प्रोडक्शन हो रहा है 30 यूनिट्स का और बी का प्रोडक्शन हो रहा है 20 यूनिट्स का। तो ये 8 घंटे के शिफ्ट के हिसाब से प्रोडक्टिविटी है। बट द थिंग इज यहाँ पे ये तो दिया ही हुआ है ना, तो मुझे निकालने क्या बोल रहा है,
तो अगर आप देखो तो स्टैंडर्ड भी दिया हुआ है, एक्चुअल भी दिया हुआ है, तो एट द एंड जो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बोला जा रहा है ना, उसका मतलब है कि भाई साहब तुम एफिशिएंसी निकाल के बता दो यहाँ पे, ठीक है। तो कई बार प्रोडक्टिविटी को एफिशिएंसी भी बोला जाता है, बस आपको देखना है कि उसको किस तरीके से रेफर किया जा रहा है, क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एज यहाँ पे स्टैंडर्ड और एक्चुअल दोनों दिया हुआ था और प्रोडक्टिविटी निकालने बोल रहा है, तो हम स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करके परसेंटेज में जो हमारा एफिशिएंसी आता है उसी को निकाल के बताएंगे, ठीक है। चलो यहीं पे करें क्या, थोड़ी सी जगह बनाते हैं। मेरे पास स्टैंडर्ड है ए के लिए, अगर आप देखो तो ए के लिए मेरे पास स्टैंडर्ड है 15 मिनट, एक्चुअल है 16 मिनट्स पर यूनिट। 15 मिनट लगने चाहिए यूनिट्स बनाने में, लेकिन लगे कितने, 16 मिनट्स पर यूनिट। तो हमने ज़्यादा टाइम लगाया, मतलब ख़राब है। ख़राब है मतलब एफिशिएंसी कम आनी चाहिए। एफिशिएंसी कम कब आएगी, जब स्टैंडर्ड ऊपर होगा क्योंकि स्टैंडर्ड छोटा है, और एक्चुअल नीचे होगा क्योंकि एक्चुअल बड़ा है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड बाय एक्चुअल इंटू 100 करेंगे। स्टैंडर्ड इज 15 मिनट, एक्चुअल इज 16 मिनट्स, मल्टीप्लाइड बाय 100। 15 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 93.75%। नेक्स्ट, अगर बी के लिए देखो तो 24 मिनट्स वो लगा रहा है एक यूनिट बनाने में, जबकि स्टैंडर्ड के हिसाब से लगने कितने चाहिए, 15 मिनट। सो यहाँ पे भी मेरी एफिशिएंसी कम आने वाली है। सो स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय एक्चुअल मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे। स्टैंडर्ड इज 15 divided by 24 into 100, that is equal to 62.5%, ठीक है। सो ए का एफिशिएंसी है 93.75, बी का एफिशिएंसी है 62.5%। आगे क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन ऑफ ईच पर वीक कंसिस्टिंग ऑफ 6 डेज। तो एक वीक के अंदर 6 दिन होते हैं, तो आपको बताना है 6 दिन के अंदर कितना प्रोडक्शन होगा। तो देखो यार, एक दिन में 8 घंटे के अंदर अगर 30 यूनिट्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं बाय ए, तो 6 दिन में कितने प्रोडक्शन होगा। 8 घंटे का एक दिन में काम होता है, 6 दिन हम काम कर रहे हैं, तो 6 इंटू 30 कर दो, 180 यूनिट्स ए प्रोड्यूस करेगा। वहीं अगर आप बी के लिए देखो तो बी में भी 8 घंटे काम हो रहा है हर रोज़, तो एक दिन में अगर 20 यूनिट्स बनते हैं 8 घंटे लगा के, तो टोटल 6 दिन में कितने बनेंगे, 120 यूनिट्स। डन। तो यही आपको निकालने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले से बता रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, एग्जाम में कई बार पूछा गया, ठीक है। देखो, द फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, नंबर ऑफ ऑपरेटर्स है हमारे पास 15, डेली वर्किंग आवर्स हर एक ऑपरेटर का है 8 घंटे, 15 ऑपरेटर हैं, 8 घंटे काम करते हैं, एक महीने के अंदर 25 दिन हम काम कर रहे हैं, ठीक है। सो टोटल अगर आप देखो, सो 15 इंटू 8 इंटू 25 विच इज इक्वल टू 3000 आवर्स हमारा एक्चुअली काम होता है, ठीक। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हर एक महीने में कितना करना चाहिए हमको, 300 यूनिट्स प्रोड्यूस करने चाहिए, और हर एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितना लगता है, 8 घंटे लगते हैं। सो 300 इंटू 8 विच इज़ इक्वल टू 2400 आवर्स। 2400 आवर्स के अंदर हम 300 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं एज पर स्टैंडर्ड। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज अवेलेबल ऑब्टेन्ड फॉर नवंबर 2015। तो नवंबर 2015 का मेरे को एक्चुअल दिया हुआ है कि एक्चुअल में हमारे मैन डेज एब्सेंटीज्म की वजह से 30 मैन डेज लॉस्ट हो गए, यूनिट्स हमने एक्चुअली 240 ही प्रोड्यूस किए, और आइडल टाइम 276 मैन आवर्स का रहा। आपको परसेंटेज एब्सेंटिज्म निकालना है। देखो यार, परसेंटेज एब्सेंटिज्म निकालना है तो मेरे को एब्सेंटिज्म को टोटल नंबर से कंपेयर करना पड़ेगा। एब्सेंटिज्म मेरा मैन डेज में दिया हुआ है, तो जो मैन डेज एब्सेंटिज्म का है उसको मैं टोटल मैन डेज से कंपेयर करूंगी, है ना। सो एब्सेंटिज्म का मैन डेज डिवाइडेड बाय टोटल मैन डेज। एब्सेंटिज्म का मैन डेज है 30, टोटल मैन डेज कैसे पता चलेगा। तो देखो यार, जब तुमको मैन डेज, 2 यूनिट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, मैन और डेज, तो दोनों मैन और डेज को मल्टीप्लाई कर दो, आपको टोटल मैन डेज मिल जाएंगे। मैन है मेरे पास 15, डेज कितने हैं 25। सो 15 इंटू 25 मैं यहाँ पे करने वाली हूँ। 15 इंटू 25 करोगे 375 आएगा, 30 डिवाइडेड बाय 375 करोगे तो 8% यहाँ पे मेरा परसेंटेज एब्सेंटिज्म आ रहा है। नेक्स्ट, मुझे एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर निकालने बोल रहा है। अब इसके लिए मुझे क्या लेना होता है, या तो आउटपुट बाय इनपुट या तो इनपुट बाय आउटपुट। इनपुट बाय आउटपुट करूँगी तो मेरे पास मिनट्स में कुछ वैल्यू आएगी, आउटपुट बाय इनपुट करूँगी तो यूनिट्स पर आवर बेसिस में वैल्यू आएगी, है ना।
दोनों निकाल के देख लेते हैं हम। पहले आउटपुट बाय इनपुट करते हैं। एक्चुअल आउटपुट कितना है 240 यूनिट्स का, डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा के 240 यूनिट्स बना रहे हो तुम, 15 मैन्स है, 8 आवर्स लग रहे हैं, 25 डेज काम होने वाला है, तो टोटल 3000 आवर्स हम लगा रहे हैं 240 यूनिट्स बनाने के लिए, विच इज़ इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 3000 इज 0.08 यूनिट्स पर आवर बेसिस में बन रहा है। और अगर यही मैं स्टैंडर्ड के लिए देखना चाहूँ तो स्टैंडर्ड के लिए मुझे पहले ही बोल दिया गया है कि एक यूनिट बनाने में 8 घंटे लगते हैं। एक यूनिट दैट इज आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट कितना लगता है 8 घंटे का, सो 1 डिवाइडेड बाय 8 करोगे तो 0.125 यूनिट्स पर आवर बेसिस में बन रहा है। ठीक है, नाउ दिस इज आउटपुट बाय इनपुट। यही चीज़ हम इनपुट बाय आउटपुट करके भी निकाल सकते हैं। इनपुट है 3000 आवर्स का, डिवाइडेड बाय आउटपुट है 240 यूनिट्स का, 3000 डिवाइडेड बाय 240 विच इज़ इक्वल टू 12.5 आवर्स पर यूनिट। नेक्स्ट, अगर हम स्टैंडर्ड के लिए देखें तो 8 आवर्स हैं एक यूनिट बनाने के लिए, तो 8 आवर्स पर यूनिट में बन रहा है ना। हम आउटपुट बाय इनपुट या इनपुट बाय आउटपुट दोनों तरीके से अपने एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, दोनों से ही निकाल के देख लेते हैं। मेरा स्टैंडर्ड एज पर आउटपुट बाय इनपुट आ रहा है 0.125 यूनिट्स पर आवर, मतलब एक घंटे के अंदर मेरे को 0.125 यूनिट्स बनाने चाहिए थे, लेकिन एक्चुअल में मैंने कितने बनाए 0.08 यूनिट्स, है ना। इन दैट केस कम बनाए, तो इस केस में कम बनाए यूनिट्स एक घंटे के अंदर, तो एफिशिएंसी क्या होगी, रिड्यूस्ड होगी। कितनी होगी, 100% से कम होगी। 100% से कम होगी तो जो छोटा नंबर है विच इज़ एक्चुअल उसको ऊपर रखो, और जो बड़ा नंबर है स्टैंडर्ड का उसको नीचे रखो, मल्टीप्लाइड बाय 100। सो 0.08 डिवाइडेड बाय 0.125 इंटू 100 करोगे तो 64% हमारे पास आता है। सिमिलर वे में हम इनपुट बाय आउटपुट वाले सिनेरियो में भी निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड था 8 घंटे लगाने हैं एक यूनिट बनाने के लिए, लेकिन हमने एक्चुअल में कितने लगा दिए 12.5 आवर्स लगा दिए एक यूनिट बनाने में, ज़्यादा टाइम लगाया है। इन दैट केस यहाँ पे भी आपको जो छोटा नंबर है उसको ऊपर रखना पड़ेगा और जो बड़ा नंबर है उसको नीचे रखना पड़ेगा। छोटा नंबर क्या है स्टैंडर्ड का, तो स्टैंडर्ड को ऊपर रखोगे, एक्चुअल का बड़ा नंबर है एक्चुअल को नीचे रखोगे, मल्टीप्लाई करोगे 100 से। 8 डिवाइडेड बाय 12.5 इंटू 100 करो, यहाँ पे भी मेरे पास 64% ही आ रहा है। तो दोनों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल करके आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो। नेक्स्ट, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑफ लेबर पूछ रहा है। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी निकालने के लिए हम एब्सेंटिज्म और आइडल टाइम दोनों रिड्यूस करते हैं। एब्सेंटिज्म मुझे दिया हुआ है 30 मैन डेज का, आइडल टाइम दिया हुआ है 276 मैन आवर्स का, आइडल टाइम आवर्स में है, और जो एब्सेंटिज्म है वो मैन डेज में है, तो मेरे को इसको भी आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। 30 मैन डेज आ रहा है, एक मैन कितने घंटे काम करता है 8 घंटे काम करता है, तो 30 इंटू 8 कर दो, ये मेरे पास आ रहा है 240 मैन आवर्स। ठीक है ना। मैं अब यहाँ पे एफिशिएंसी निकालने वाली हूँ, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी निकालने वाली हूँ, जिसके लिए मुझे मेरे टोटल जो एक्चुअल टाइम लग रहा होगा उसमें से मेरा एब्सेंटिज्म और आइडल टाइम को रिड्यूस करना है। एक्चुअल टाइम है कितना हमारा 3000 आवर्स का, 3000 आवर्स का हमारे पास एक्चुअल टाइम है, इसमें से एब्सेंटिज्म और आइडल टाइम हम रिड्यूस कर देंगे। एब्सेंटिज्म है 30 मैन डेज मल्टीप्लाइड बाय हमको आवर्स में चाहिए, तो 30 इंटू 8 कर दो, 240 आवर्स आ रहा है। नेक्स्ट, आइडल टाइम हमको आवर्स में दिया हुआ है 276, दोनों को रिड्यूस करो यहाँ से, 3000 माइनस 240 माइनस 276 विच इज़ इक्वल टू 2484 आवर्स। ठीक है, अब ये 2484 आवर्स को हम कंसिडर करके एक्चुअल टाइम या फिर प्रोडक्टिव एक्चुअल टाइम हम बोल सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्टिव एक्चुअल टाइम है मेरे पास 2484 आवर्स, जिसमें एक्चुअल में काम हो रहा है। इस एक्चुअल टाइम को लगा के मैं कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हूँ 240 यूनिट्स। इन दैट केस मैं अगर इनपुट बाय आउटपुट करूँ, क्योंकि इनपुट बाय आउटपुट ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा पॉइंट्स में नहीं आ रहा है, आप आउटपुट बाय इनपुट भी कर सकते हो, चलेगा। इनपुट बाय आउटपुट में पॉइंट्स नहीं आ रहे, इसलिए मैं इसको कंसिडर कर रही हूँ। 2484 आवर्स डिवाइडेड बाय 240 करोगे तो 10.35 आवर्स लग रहा है मेरे को पर यूनिट में एक्चुअल के अंदर। ठीक है ना।
स्टैंडर्ड में तो कोई चेंज नहीं आया है, हमारे सिर्फ एक्चुअल में चेंज आता है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी की वजह से, तो स्टैंडर्ड तो सेम ही रहेगा 8 आवर्स पर यूनिट। इन दैट केस तुमको लगने चाहिए थे 8 घंटे एक यूनिट बनाने में, तुमने 10.35 आवर्स लगा दिए, ज़्यादा लगा दिया, तो एफिशिएंसी जो है वो मेरी कम आने वाली है ना। सो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कम आने वाली है, तो जो छोटा नंबर है उसको ऊपर रखो स्टैंडर्ड का, डिवाइडेड बाय जो बड़ा नंबर है एक्चुअल का उसको नीचे रखो, मल्टीप्लाइड बाय 100। 8 डिवाइडेड बाय 10.35 मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे, सो इट विल बी 77.295%। दिस इज़ माई प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। और नॉर्मल एफिशिएंसी हमारी कितनी आई थी? 64%। डन। नेक्स्ट, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस पर मैन पर मंथ निकालना। तो देखो यार, अगर मैं एक्चुअल की बात करूं तो मेरे पास 240 यूनिट्स प्रोड्यूस किए गए हैं एक महीने के अंदर, तो ये 240 यूनिट्स तो पहले ही पर मंथ बेसिस में है, पर मेरे को ये पर मैन पर मंथ बेसिस में चाहिए, तो पहले ही ये पर मंथ बेसिस में, अगर मैं इसको नंबर ऑफ मैन से डिवाइड कर दूँ तो मेरे को पर मैन बेसिस में भी मिल जाएगा, है ना। सो एक्चुअल मेरे पास 240 यूनिट्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं पर मंथ बेसिस में, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑपरेटर से विच इज़ 15, सो हमारे पास आ रहा है 16 यूनिट्स पर मैन पर मंथ। सिमिलर वे में अगर स्टैंडर्ड के लिए हम देखें तो स्टैंडर्ड के हिसाब से 300 यूनिट्स हमको प्रोड्यूस करने चाहिए एक महीने में, 300 यूनिट्स पर मंथ हिसाब से है। नंबर ऑफ ऑपरेटर तो सेम ही है 15, क्योंकि हमको और कुछ नहीं बताया गया। इन दैट केस 20 यूनिट्स पर मैन पर आवर मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से होने चाहिए थे। डन। सो एक्चुअल और स्टैंडर्ड हमने पर मैन पर मंथ बेसिस में कैलकुलेट कर लिया। डन। मूविंग फॉरवर्ड, An incentive scheme allows proportionate production bonus beyond 100% performance level। तो 100% परफॉर्मेंस से ज़्यादा अच्छा अगर हमारा एम्प्लॉय परफॉर्म करेगा तो उसको प्रोपोर्शनेटली हम बोनस देने वाले हैं। आपको बताना है ये बोनस कितना होगा, साथ ही साथ टोटल पेमेंट हम ऑपरेटर को कितनी करने वाले हैं। ऑपरेटर ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर रहा है, वो असेंबल करने वाला है पॉकेट ट्रांजिस्टर रेडियो सेट। इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने में 30 स्टैंडर्ड मिनट लगते हैं पर असेंबल्ड सेट, मतलब एज पर स्टैंडर्ड मुझे 30 मिनट्स लगने चाहिए एक सेट को असेंबल करने में। हमारा जो ऑपरेटर है वो 8 आवर्स दे रहा है और इसमें से 2 घंटे अनमेजर्ड वर्क में चले गए हैं। मतलब ये ऐसा काम है जो हम मेजर नहीं कर सकते, तो हम बोल सकते हैं कि नॉर्मली आइडल टाइम में चला गया, है ना। सो 8 घंटे वो टोटल आया, 2 घंटे उसके आइडल टाइम में चले गए। उसने पूरे दिन भर में 15 सेट को असेंबल किया है। वेज रेट है 4 रुपीज़ पर आवर। आपको बताना है नेट लेबर प्रोडक्टिविटी क्या होगा हमारे ऑपरेटर का ड्यूरिंग द डे। तो 3 चीज़ें मुझे यहाँ पे निकालने बोल रहा है, इंसेंटिव बोनस, टोटल पेमेंट जो हमारे ऑपरेटर को मिलेगा, और साथ साथ नेट लेबर प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले बात करते हैं इंसेंटिव बोनस की। कब दिया जाएगा? जब परफॉर्मेंस लेवल 100% से ऊपर होगा। कैसे पता करें परफॉर्मेंस लेवल 100% से ऊपर है कि नहीं? तो हम यहाँ पे एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। अब ये एफिशिएंसी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी होनी चाहिए कि नॉर्मल एफिशिएंसी? देखो यार, बोनस दिया जा रहा है, बोनस मैं उसको आइडल टाइम एब्सेंटिज्म इन लोग के लिए नहीं देने वाली, मैं बोनस जब एक्चुअल में काम हुआ है उसके लिए देना चाहूँगी, है ना। तो बोनस कैलकुलेट करने के लिए हम प्रोडक्टिव एफिशिएंसी लेंगे, क्योंकि हमको कोई भी टाइप का आइडल टाइम, कोई भी टाइप का एब्सेंटिज्म नहीं चाहिए, ठीक है ना। सो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी निकालना है तो मुझे एक्चुअल टाइम कौन सा चाहिए होगा? reduced by idle time and reduced by absenteeism. Actual time. टोटल हमारा लेबर 8 घंटे लगा रहा है, जिसमें से 2 घंटे अनमेजर्ड वर्क में चले गए, आइडल चले गए, जिसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो टोटल हमारा वर्कर 6 घंटे लगा रहा है। कितने यूनिट्स को असेंबल करने में? 15 यूनिट्स, ठीक है ना। इससे हम पता कर सकते हैं क्या कि एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम लग रहा होगा? बिल्कुल पता कर सकते हैं। टोटल 6 घंटे लग रहे हैं, डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 60 कर दो ताकि मिनट्स में कन्वर्ट हो जाए। 6 × 60 डिवाइडेड बाय 15 विच इज़ इक्वल टू 24 मिनट्स पर यूनिट मेरे एक्चुअल के हिसाब से लग रहा है। लेकिन यही अगर मैं स्टैंडर्ड देखूं तो स्टैंडर्ड टाइम मुझे दिया हुआ है 30 मिनट्स पर असेंबल सेट। एक्चुअल में मैंने 24 मिनट में एक यूनिट बना लिया, लेकिन स्टैंडर्ड के हिसाब से मुझे 30 मिनट लगने चाहिए थे।
मतलब मैंने अपना काम थोड़ा जल्दी कर लिया, ज़्यादा एफिशिएंसी से किया, तो एफिशिएंसी मेरी 100% से ऊपर होने वाली है ना। सो 100% से ऊपर है, इन दैट केस जो बड़ा नंबर है इन दोनों में से उसको आप ऊपर रखोगे और छोटा नंबर को नीचे रखोगे। यहाँ पे स्टैंडर्ड 30 है जो बड़ा नंबर है और एक्चुअल 24 है जो छोटा नंबर है। मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 100। which is equal to 125% and this is my efficiency। हमारी एफिशिएंसी, हमारा परफॉर्मेंस लेवल 125% है। 100% से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 25% ज़्यादा है। तो 25% ज़्यादा है तो प्रपोर्शनेटली आपको बोनस मिलने वाला है। हमारा वेज रेट कितना है? 4 रुपीज़ पर आवर। हमारी एफिशिएंसी कितनी ज़्यादा है? 25% ज़्यादा है, तो इसके प्रपोर्शनेटली आप बोनस दोगे विच इज़ 1 रुपीज़ पर आवर हमारा बोनस होने वाला है। एक बात बताओ, बोनस कौन से आवर्स में देंगे? पूरे 8 घंटे के लिए देंगे कि 6 घंटे जिसमें एक्चुअल में काम हुआ उसके लिए देंगे? 6 घंटे जहाँ पे एक्चुअल काम हुआ है उसके लिए बोनस दिया जाएगा, है ना। सो बोनस अगर हम कैलकुलेट करें सो 1 रुपीज़ पर आवर दिया जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 6 आवर्स एक्चुअली काम हुआ है, दैट इज इक्वल टू 6 रुपीज़ का मेरा बोनस है। इसके साथ साथ मुझे टोटल पेमेंट भी निकालना है ऑपरेटर का। तो फर्स्ट आंसर हमने कर लिया। नेक्स्ट टोटल पेमेंट। टोटल पेमेंट में हमारे एम्प्लॉय का जो बेसिक पेमेंट है वो लेंगे हम, और साथ ही साथ जो बोनस हम दे रहे हैं वो लेंगे। बोनस हमको पहले से पता है 6 रुपये का है। बेसिक पेमेंट कितना दोगे? तो 4 रुपये का जो हमारा वेज रेट है एम्प्लॉय का हम वो देंगे पर आवर बेसिस में। पर एक बात बताओ, ये 4 रुपये आप जब एम्प्लॉय 6 घंटा एक्चुअली काम कर रहा है उसके लिए दोगे या फिर 8 घंटा जितना देर वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहा है उसके लिए दोगे? हम जो बेसिक पे होता है ना वो पूरे टाइम पीरियड के लिए दे रहे हैं, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पूरे 8 घंटे के लिए एम्प्लॉय अवेलेबल था, तो पूरे 8 घंटे के लिए आपको बेसिक पेमेंट करनी होती है, ठीक है। सो 4 रुपये हम हर एक घंटे के लिए पे कर रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय 8 घंटे हमारे एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर था, विच इज़ इक्वल टू 32 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 38 रुपीज़ मेरा यहाँ पे टोटल पेमेंट होने वाला है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेट लेबर प्रोडक्टिविटी अचीव बाय द ऑपरेटर ड्यूरिंग द डे? ड्यूरिंग द डे हमारे ऑपरेटर की नेट लेबर प्रोडक्टिविटी कितनी है? प्रोडक्टिविटी मुझे निकालने बोल रहा है। नेट लेबर प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए क्या करते हो? आउटपुट बाय इनपुट करते हैं। आउटपुट कितना जनरेट हो रहा है? 15 यूनिट्स का जनरेट हो रहा है, डिवाइडेड बाय इनपुट कितने लगाए जा रहे हैं? 8 घंटा जरूर है, लेकिन एक्चुअल में कितना देर काम हो रहा है? 6 घंटा काम हो रहा है। मैं एक्चुअल वाला क्यों ले रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे नेट लेबर प्रोडक्टिविटी बोला गया है। सो नेट लेबर प्रोडक्टिविटी हमारे एक्चुअल टाइम पे निकलेगा, विच इज एक्सक्लूडिंग आइडल टाइम, ठीक है। सो 6 आवर्स हमने एक्चुअल में दिए। 15 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 6 आवर विच इज इक्वल टू 2.5 यूनिट्स पर आवर बेसिस में हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस इज माई नेट लेबर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं हमारे प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड। फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल फॉर अ मशीन इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। हमारी मशीन 8 घंटे एक दिन के अंदर काम करती है। टोटल हमारे पास 25 दिन है एक महीने के अंदर, और एक ही ऑपरेटर है जो मशीन को हैंडल करता है। स्टैंडर्ड मिनट्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, अगर एक यूनिट प्रोड्यूस करना है तो स्टैंडर्ड टाइम मुझे मशीन का लगने वाला है 22 मिनट, ऑपरेटर का लगने वाला है 8 मिनट, मतलब टोटल 30 मिनट लगा के हम एक यूनिट यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। टोटल टाइम हमारे पास कितना अवेलेबल है? 8 घंटे हैं, 25 दिन के लिए है, मल्टीप्लाइड बाय एक ही ऑपरेटर है, तो टोटल टाइम हमारे पास 200 घंटे अवेलेबल हैं, जिसमें से एक यूनिट बनाने में 30 मिनट लगता है। सो हम पता कर सकते हैं क्या कि टोटल 200 घंटे में कितने यूनिट्स बन रहे होंगे? एक यूनिट को बनाने में 30 मिनट लगता है, 200 घंटे हमारे पास टोटल अवेलेबल हैं। ऊपर आर है, नीचे मिनट है, मैं डिवाइड नहीं कर पाऊंगी, तो मुझे ऊपर भी मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो एट द एंड हमारे पास आ रहा है 400 यूनिट्स। सो 200 घंटे लगा के आप 400 यूनिट्स बना सकते हो, अगर 30 मिनट एक यूनिट बनाने में लग रहा है तो, ठीक है ना। अगर प्लांट ऑपरेट कर रहा है 75% एफिशिएंसी पे और जो हमारा ऑपरेटर है वो 100% एफिशिएंसी पे काम कर रहा है, तो आपको बताना है एक महीने का आउटपुट कितना होगा। देखो यार, भले मेरा ऑपरेटर 100% एफिशिएंसी पे काम करे, लेकिन जो पूरा का पूरा प्लांट है वही 75% एफिशिएंसी पे काम कर रहा है। सो एट द एंड ऑफ द डे जो मेरा आउटपुट है वो 75% ही होने वाला है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मेरा ऑपरेटर अच्छे से काम कर रहा है, बढ़िया से ऑन टाइम खत्म कर रहा है, लेकिन मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी 400 यूनिट्स की थी,
लेकिन इस प्रोडक्शन कैपेसिटी का मैं सिर्फ 75% इस्तेमाल कर रही हूँ। इन दैट केस भले मैं 400 यूनिट्स बना सकती थी, भले मेरा ऑपरेटर एफिशिएंट था, लेकिन हमारे प्लांट की एफिशिएंसी ही 75% है, जिसकी वजह से हमारा आउटपुट 400 यूनिट्स ना होके 75% ऑफ 400 विच इज़ इक्वल टू 300 यूनिट्स का है, क्योंकि हमने हमारे प्लांट की सिर्फ 75% कैपेसिटी का इस्तेमाल किया। ठीक है ना, अगर मशीन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है 10% से ओवर एग्जिस्टिंग लेवल, व्हाट विल बी द आउटपुट पर मंथ। यहाँ पे एग्जिस्टिंग लेवल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये फर्स्ट वाला सिचुएशन के आगे ही आपको सेकंड वाला सिचुएशन कंटिन्यू करना है। ठीक है, सो अगर मशीन की प्रोडक्टिविटी 10% इंप्रूव हो रही है, पहले वाले क्वेश्चन में बोला था पूरा का पूरा प्लांट 75% एफिशिएंसी पे काम कर रहा है, लेकिन अभी सिर्फ मशीन की प्रोडक्टिविटी की बात की जा रही है। तो मशीन का प्रोडक्टिविटी अगर 10% से इंप्रूव हो जाए, इन दैट केस मशीन को जो 22 मिनट लग रहे थे अब वो कम लगेंगे, क्योंकि अब मैं ज़्यादा अच्छे से काम कर रही हूँ, मैं ज़्यादा प्रोडक्टिवली काम कर रही हूँ, तो जितना टाइम पहले लग रहा था उससे कम टाइम मुझे लगने वाला है ना। मशीन प्रोडक्टिविटी, पहले मशीन को टाइम लग रहा था 22 मिनट, अब हम 10% प्रोडक्टिव हो गए हैं। 10% प्रोडक्टिव हो गए हैं तो मेरी जो प्रोडक्टिविटी है वो 10% से बढ़ गई। इन दैट केस 10% से बढ़ गई तो 110% में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ क्या? आंसर इज नो। अगर आप 110% मल्टीप्लाई करो 22 में तो कितना हो रहा है 24.2, और इसका मतलब है कि प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी लेकिन अब आप टाइम ज़्यादा लगा रहे हो, और हमको पता है कि प्रोडक्टिविटी के बढ़ने की वजह से हमारा टाइम कम लगता है। टाइम कम लगता है तो आप क्या करोगे, आप 110% को मल्टीप्लाई करने की जगह डिवाइड करोगे, मतलब 100 ऊपर आ जाएगा, 110 नीचे चला जाएगा। ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू 20 मिनट। सो मेरी प्रोडक्टिविटी 10% से बढ़ी, जिसकी वजह से जो पहले टाइम मुझे 22 मिनट लगता था अब सिर्फ 20 मिनट में काम हो जाता है मशीन का। मशीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, क्या मेरे लेबर ऑपरेटर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है क्या? नहीं। तो ऑपरेटर जितना टाइम पहले ले रहा था उतना ही टाइम अभी लेने वाला है, विच इज़ 8 मिनट। तो टोटल टाइम अब कितना हो गया 28 मिनट। पहले मेरे को 1 यूनिट बनाने में 30 मिनट लगते थे, लेकिन अब मेरे को 28 मिनट लग रहा है। टोटल टाइम हमारे पास कितना अवेलेबल है 200 घंटे, डिवाइडेड बाय 1 यूनिट बनाने में कितना टाइम लग रहा है 28 मिनट्स, मल्टीप्लाइड बाय आवर्स है तो इसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 200 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 28 विच इज़ इक्वल टू 428.57 यूनिट्स। ठीक है, सो अगर 28 मिनट 1 यूनिट बनाने में लगता है तो 200 घंटे के अंदर आप 428.57 यूनिट्स बना सकते हो। बट द थिंग इज, जैसे मैंने आपको बताया एग्जिस्टिंग लेवल के ऊपर 10% प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। एग्जिस्टिंग लेवल मतलब अभी भी मेरी जो प्लांट की एफिशिएंसी है वो कितनी है 75% है, मतलब 428.57 यूनिट्स मैं बना सकती थी, लेकिन एज मैंने प्लांट का सिर्फ कैपेसिटी 75% इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से हम 428.57 का सिर्फ 75% एफिशिएंसी के हिसाब से प्रोडक्शन कर पाए, विच इज़ इक्वल टू 321.429 यूनिट्स। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट किया। लास्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है ऑपरेटर का एफिशिएंसी रिड्यूस हो गया 20% से ओवर एग्जिस्टिंग लेवल, व्हाट विल बी द आउटपुट पर मंथ। ना, इस क्वेश्चन के अंदर मेरे ऑपरेटर का एफिशिएंसी रिड्यूस हो रहा है 20% से ओवर एग्जिस्टिंग लेवल। एग्जिस्टिंग लेवल हमारा क्या है, प्लांट की एफिशिएंसी 75% है और हमारे ऑपरेटर की एफिशिएंसी 20% से रिड्यूस हो गई है। मशीन सेम टाइम ले रहा है जितना क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है ना, मशीन का टाइम में कोई भी चेंजेस नहीं है, मशीन 1 यूनिट बनाने में 22 मिनट ले रहा है। हमारा ऑपरेटर 8 मिनट लेता था, बट द थिंग इज हमारे ऑपरेटर की एफिशिएंसी रिड्यूस हो गई है। एफिशिएंसी रिड्यूस हो गई है मतलब अब मेरा ऑपरेटर ज़्यादा टाइम लेने वाला है। ज़्यादा टाइम कितना लेगा, 20% ज़्यादा टाइम लेगा। तो हम यहाँ पे 120% से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 120% करोगे तो 9.6 मिनट्स आते हैं। ठीक है, सो 22 मिनट प्लस 9.6 मिनट्स अगर आप करो तो 31.6 मिनट अब मुझे लग रहा है 1 यूनिट को बनाने में। टोटल टाइम मेरे पास कितना है 200 घंटे डिवाइडेड बाय 31.6 मिनट्स 1 यूनिट बनाने में लगता है। मल्टीप्लाई करेंगे 60 से ताकि मिनट्स में कन्वर्ट कर लें। दैट इज इक्वल टू 379.477
यूनिट्स मैं बना सकती थी अगर मैं फुल एफिशिएंसी पे काम करती प्लांट की, लेकिन प्लांट की एफिशिएंसी कितने पे चल रही है, 75% पे चल रही है। सो 379.477 मल्टीप्लाइड बाय प्लांट की एफिशिएंसी है 75%, विच इज़ इक्वल टू 284.81 यूनिट्स हम एक्चुअली प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ हमारा सारा का सारा प्रैक्टिकल पार्ट खत्म होता है रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी। बट द थिंग इज, हमने अभी तक जो चीज़ें समझी उसको एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। देखो, हमने देखा प्रोडक्शन मतलब जितने यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो, प्रोडक्टिविटी मतलब जहाँ पे आप आउटपुट को इनपुट से कंपेयर कर रहे हो। अब इस कंपैरिजन को प्रोडक्टिविटी के अंदर हम आउटपुट बाय इनपुट करके भी शो कर सकते हैं या फिर इनपुट बाय आउटपुट करके भी शो कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अगर मेरे को पता चल गया कि रामू की प्रोडक्टिविटी 3.75 यूनिट्स पर आवर बेसिस में है, तो ये प्रोडक्टिविटी अच्छी है कि बुरी है कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमें एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। एफिशिएंसी के अंदर हम एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी है कि बुरी है। अगर एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कंपेयर करना है तो स्टैंडर्ड आपके पास होना चाहिए, और ये स्टैंडर्ड हमें मिलता है टाइम स्टडी से। टाइम स्टडी के अंदर हम विद द हेल्प ऑफ टाइम स्टडी स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करते हैं। कैसे? हम सबसे पहले लेते हैं क्लॉक टाइम, मतलब कितने पीरियड ऑफ टाइम की स्टडी की जा रही है, इसमें से आइडल टाइम को रिड्यूस किया जाता है तो हमारे पास आता है एक्चुअल टाइम और ऑब्जर्व्ड टाइम, जितने पीरियड ऑफ टाइम में एक्चुअली काम हुआ। इसमें एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारे पास नॉर्मल टाइम आ जाता है जहाँ पे एफिशिएंसी हमारे 100% होती है। इसमें कुछ अलाउंस दिया जाता है हमारे वर्कर को, उस अलाउंस टाइम को ऐड किया जाता है तो एट द एंड हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम आ जाता है। सो स्टैंडर्ड टाइम मेरे पास आ गया, एक्चुअल टाइम मैंने पहले ही निकाल लिया था। इन दोनों को कंपेयर करके हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। एक्चुअल अगर आपका आउटपुट बाय इनपुट बेसिस में है तो स्टैंडर्ड भी आपका आउटपुट बाय इनपुट बेसिस में होना चाहिए। अगर एक्चुअल इनपुट बाय आउटपुट बेसिस में है तो स्टैंडर्ड भी इनपुट बाय आउटपुट बेसिस में होना चाहिए। एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करना होगा? एक्चुअल और स्टैंडर्ड को कंपेयर करना होगा दोनों सिचुएशंस के अंदर। आप आउटपुट बाय इनपुट करके भी निकाल सकते हो, इनपुट बाय आउटपुट करके भी निकाल सकते हो। दोनों में देखना क्या होगा? हमें ये देखना है कि कौन सी सिचुएशन हमारे लिए बेनिफिशियल है। अगर मेरा एफिशिएंसी ज़्यादा आ रहा है 100% से, इन दैट केस मैं जो बड़ी वैल्यू होगी उसको ऊपर रखूंगी, एक्चुअल और स्टैंडर्ड में जो भी बड़ी वैल्यू होगी उसको ऊपर रखेंगे और जो छोटी वैल्यू होगी उसको नीचे रखेंगे। अगर मेरे को पता चल रहा है कि मेरी एफिशिएंसी नीचे आ रही है इस सिचुएशन में, तो जो छोटी वैल्यू होगी उसको ऊपर रखेंगे और जो बड़ी वैल्यू होगी उसको नीचे रखेंगे, है ना। जैसे इस सिचुएशन के अंदर देखो, आउटपुट बाय इनपुट वाले सिचुएशन में हम देख रहे हैं हमारा एक्चुअल है 3.75 यूनिट्स पर आवर। एक घंटे के अंदर मैं 3.75 यूनिट्स बना रही हूँ। स्टैंडर्ड है 4.286 यूनिट्स पर आवर, लेकिन मेरे को बनाने चाहिए थे 4.286 यूनिट्स, मतलब मैं अभी 3.75 बना के कम बना रही हूँ, तो मतलब मेरी एफिशिएंसी कम होगी। एफिशिएंसी कम होगी तो छोटा नंबर क्या है? एक्चुअल का। एक्चुअल ऊपर जाएगा, स्टैंडर्ड नीचे आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 100 से। ठीक है, अगर इस सिचुएशन में देखो इनपुट बाय आउटपुट वाले में, तो एक्चुअल है मेरा 16 मिनट का। एक यूनिट बनाने में मेरे को 16 मिनट लग रहे हैं। स्टैंडर्ड कितना है? 14 मिनट्स का। 14 मिनट्स में एक यूनिट बन जाने चाहिए थे, लेकिन मैंने कितना टाइम लगाया? 16 मिनट लगाया। इन दैट केस आपका एफिशिएंसी अच्छा है कि बुरा है? ऑफकोर्स सी बात है बुरा है। जो यूनिट्स 14 मिनट्स में बन जाने चाहिए थे उसको बनाने में आपने 16 मिनट्स लगा दिए। इन दैट केस मेरी एफिशिएंसी 100% से कम है। 100% से कम है तो जो छोटा नंबर है, हमारी केस में अभी स्टैंडर्ड छोटा नंबर है 14 मिनट का, उसको हम ऊपर रखेंगे और एक्चुअल जो 16 मिनट का है उसको हम नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और हम यहाँ पे एफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहे होंगे। ठीक है, आप ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, लेकिन फॉर्मूला याद रखना दोनों जगह एक्चुअल स्टैंडर्ड ही है। तो कौन सी सिचुएशन में स्टैंडर्ड बाय एक्चुअल करना है, कौन सी सिचुएशन में एक्चुअल बाय स्टैंडर्ड करना है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इससे बेटर है कि आप ये पूरा एनालिसिस करके फाइंड आउट करो, उससे ज़्यादा अच्छे से चीज़ें दिमाग में बैठेंगी। ठीक है ना, हमने सारा का सारा प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी और टाइम स्टडी से रिलेटेड चीज़ें कवर की हैं। अब हम जा रहे हैं हमारे थ्योरी पार्ट पे रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले हम कंपैरिजन करने वाले हैं बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन मतलब आपने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए एट द एंड। प्रोडक्शन एक फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्शन किया जा रहा है, पर जब हम प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं ना, तो ये एक एक्चुअल में काम नहीं है, ये सिर्फ एक मेजर है जो हमारे आउटपुट को इनपुट से कंपेयर करके हमें शो करता है। ये सिर्फ एक मेजर का काम करता है, लेकिन प्रोडक्शन हमारा एक फंक्शन है जो एक्चुअल में हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। Production is a function of an organization which is associated with conversion of a range of input into desired output. हम with the help of production कुछ इनपुट्स को लेके आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं।
प्रोडक्टिविटी सिर्फ एक मेजर है, ये एक्चुअल में कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं किया जा रहा है। प्रोडक्टिविटी सिर्फ हमको मेजर करके बताता है कि हम हमारे रिसोर्सेज को कितने एफिशिएंटली इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आउटकम को, आउटपुट को अचीव करने के लिए। ठीक है ना। प्रोडक्शन एक टाइप का प्रोसेस है जिसके थ्रू आप यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो। प्रोडक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ एक मेजर है जिसमें हम आउटपुट को इनपुट से कंपेयर करते हैं। प्रोडक्शन के अंदर हम शो करते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हमने एक्चुअली प्रोड्यूस किए। जैसे रामू के केस में 30 यूनिट्स प्रोड्यूस किए गए थे, तो वो हमारा प्रोडक्शन को शो कर रहा था। प्रोडक्टिविटी हमारे आउटपुट को इनपुट से मेजर करता है, कंपेयर करता है। एक्सप्रेशन हम प्रोडक्शन के अंदर एब्सोल्यूट टर्म्स में शो करते हैं कि हमने 30 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, लेकिन जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो ये रिलेटिव टर्म्स में शो किया जाता है कि ठीक है तुमने 30 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, लेकिन इसको प्रोड्यूस करने के लिए आपने कितना इनपुट डाला। तो हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट को इनपुट के रिलेशन में देख रहे हैं जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। लेकिन प्रोडक्शन के केस में हम सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि कितना आउटपुट है, कितना इनपुट लगा, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। नेक्स्ट, डिटरमाइंस प्रोडक्शन की मदद से हमको आउटपुट पता चलता है और प्रोडक्टिविटी की मदद से हमको एफिशिएंसी पता चलता है कि मैं जितने भी रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रही हूँ उसको कितने एफिशिएंटली इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट, प्रोडक्टिविटी इंप्लाइज डेवलपमेंट ऑफ एन एटीट्यूड ऑफ माइंड। देखो यार, ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक दिन प्रोडक्टिव होकर काम नहीं चला सकती। एक दिन हमने कम इनपुट लगाया और ज़्यादा आउटपुट बना लिया, बहुत बढ़िया, बट द थिंग इज इसको मेरे को कंस्टेंटली करने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ एक दिन से पूरी प्रोडक्टिव नहीं हो सकती, एक दिन से मैं आउटपुट नहीं अचीव कर सकती। जैसे CMA इंटर में आप हो, एक दिन 6 घंटे पढ़ाई कर लिया, बहुत डट के, बहुत दिमाग लगा के, चलेगा क्या? आंसर इज नो। मेरे को हर रोज कंस्टेंटली इसको करना पड़ेगा। सिमिलर वे में ऑर्गेनाइजेशंस को भी अपना प्रोडक्टिविटी हर रोज मेंटेन करना पड़ता है, और उसके लिए माइंडसेट चेंज करना, एटीट्यूड चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका फोकस सिर्फ आउटपुट के ऊपर नहीं होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए कि इस आउटपुट को अचीव करने में हमने इनपुट कितना लगाया। और जब आप इनपुट को, अपने रिसोर्सेज को कम करोगे, तभी आपके खर्चे कम होंगे, आप जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट्स बना पाओगे, आप ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स बना पाओगे, आप ईजिली प्रोडक्ट्स बना पाओगे, आप सेफली काम कर पाओगे। सो विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्टिविटी हम बेटर, चीपर, क्विकर, ईजियर और सेफर वेज फाइंड आउट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने का। बस इसके लिए आपको अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, यहाँ पे हम चाहे गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हों, चाहे हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हों, दोनों जगह हम हमारी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं ना। प्रोडक्टिविटी एक ऐसी क्वालिटी है, एक स्टेट है जहाँ पे आप प्रोडक्टिव हो एट द एंड, जहाँ पे आप कम से कम रिसोर्सेज इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट अचीव करने के ऊपर फोकस कर रहे हो। यहाँ पे हम आउटपुट को इनपुट के कंपैरिजन में देखते हैं कि कितना आउटपुट मेरा अचीव हो रहा है एक सर्टेन इनपुट लगाने से। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो गाइड करता है हमारे मैनेजमेंट को कि हमारा प्रोडक्शन सिस्टम कितना अच्छे से काम कर रहा है, हम सही तरीके से प्रोडक्शन कर पा रहे हैं कि नहीं, हम कितने कम रिसोर्सेज इस्तेमाल करके कितना आउटपुट अचीव कर पा रहे हैं। एट द एंड हमारे मैनेजमेंट को ये इन्फॉर्मेशन पता चलती है विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी की मदद से आप अपने लेबर, कैपिटल, मटेरियल, एनर्जी को कितना यूटिलाइज कर रहे हो ये फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब एट द एंड मेरे जो इनपुट्स हैं उनको मैं कितना यूटिलाइज कर रही हूँ, किस तरीके से यूटिलाइज कर रही हूँ, मैं ये फाइंड आउट कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्टिविटी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, प्रोडक्टिविटी इंडेक्स क्या होता है? ये एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम प्रोडक्टिविटी को ट्रैक करते हैं। प्रोडक्टिविटी इंडेक्स निकाला कैसे जाएगा? प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट करके, जो हमने पहले ही हमारे प्रैक्टिकल पार्ट के अंदर देख लिया। अब देखो यार, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्शन तो चल ही रहा है ना, तो क्या ही ज़रूरत है हमें कम से कम इनपुट लगा के ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट अचीव करने की? क्या ही ज़रूरत है प्रोडक्टिविटी निकालने की? शांति से जैसे प्रोडक्शन चल रहा है उसको चलने दो। द थिंग इज, अगर आप प्रोडक्टिव होगे तो आप विद द हेल्प ऑफ दिस कंपटीशन को बीट कर सकते हो। जैसे लेट्स से हमारे पास 2 ऑर्गेनाइजेशन है, AB लिमिटेड एंड CJ लिमिटेड। CJ लिमिटेड एक मैगी का पैकेट 2 मिनट के अंदर बना लेता है, वहीं AB लिमिटेड 5 मिनट लेता है एक पैकेट मैगी के बनाने में। इन दैट केस सोच के देखो यार, अगर CJ लिमिटेड जल्दी प्रोडक्शन कर पा रहा है, इन दैट केस वो अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स के पास जल्दी पहुंचा पाएगा। साथ ही साथ इसको प्रोडक्शन में टाइम भी कम लग रहा है, तो टाइम कम लग रहा है तो लेबर का खर्चा भी कम लगेगा। मतलब भाई CJ लिमिटेड के पास बेनिफिट ही बेनिफिट है, ये कंपटीशन को बीट कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा प्रोडक्टिव है। तो अगर आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होगे तो आप इजीली अपने कंपटीशन को बीट कर सकते हो। नेक्स्ट, गाइड्स टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को हमारा प्रोडक्टिविटी गाइड करता है। कैसे गाइड करता है? स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने में गाइड करता है। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल देखा ना AB लिमिटेड और CJ लिमिटेड का। CJ लिमिटेड 2 मिनट में एक पैकेट बना रहा था,
वहीं ए बी लिमिटेड 5 मिनट ले रहा था एक पैकेट बनाने में। लेट्स एज्यूम कि हम ए बी लिमिटेड वाली ऑर्गेनाइजेशन से हैं। हमने क्या किया, कंपेयर किया हमारे कॉम्पिटिटर का प्रोडक्टिविटी हमारे प्रोडक्टिविटी से। तो हमें पता चला कि भाई साहब हमारा कॉम्पिटिटर तो 2 मिनट में बना लेता है, वहीं हमको 5 मिनट लगते हैं एक पैकेट बनाने में। इन दैट केस हमें बहुत इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, हमें हमारा प्रोडक्शन सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत है। तो मैं विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ माय कॉम्पिटिटर विथ माय प्रोडक्टिविटी आई कैन फाइंड आउट कि मेरे को कहाँ कितना इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट हम टैक्टिकल डिसीजंस ले सकते हैं। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही 2 यूनिट्स हैं, ये 2 यूनिट्स का प्रोडक्टिविटी हम कंपेयर कर सकते हैं। लेट्स एज्यूम कि एक यूनिट का ज़्यादा है, दूसरे का कम है, तो ये कम वाले यूनिट का कैसे इंप्रूव किया जाए हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम प्लान कर सकते हैं हमारे इनपुट को कि कौन सा इनपुट हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे लेट्स से हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, पहला हम रामू को काम में रखें, दूसरा हम श्याम को काम में रखें। रामू को हम 10 रुपये देते हैं पर आवर बेसिस में और श्याम को भी हम 10 रुपये देते हैं पर आवर बेसिस में। बट द थिंग इज रामू 1 घंटे में 2 यूनिट्स बना पाता है, वहीं श्याम 3 यूनिट्स बना पाता है 1 घंटे में। इन दैट केस दोनों को तुम 10 रुपये ही दे रहे हो एट द एंड, लेकिन श्याम 3 यूनिट्स बना पा रहा है उसी 1 घंटे में और रामू 2 यूनिट्स बना पा रहा है उसी 1 घंटे में। तो बेटर कौन है? श्याम हमारे लिए बेटर है। सो हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ बोथ द इनपुट हमने फाइंड आउट कर लिया कि कौन सा इनपुट हमारे लिए बेनिफिशियल है और किसको हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी इंप्रूव होगा। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ओवरऑल मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन कैसे चल रहा है हमारे एक्टिविटीज़ का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल अगर यहाँ पे बताना चाहूँ तो हमारे लेबर अगर प्रोडक्टिव हैं, इन दैट केस वो प्रोडक्टिव होंगे तो वो सेटिस्फाइड फील करेंगे हम अपनी जॉब से। अगर वो सेटिस्फाइड फील करेंगे तो एट द एंड उनका टर्नओवर कम होगा। साथ ही साथ अगर लेबर प्रोडक्टिव है तो हमारे खर्चे भी कम होंगे। तो एट द एंड ऑर्गेनाइजेशन की एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प हो रही है अगर हमारा प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रहा है तो। एन इंडिकेटर ऑफ प्रोग्रेस, लेट्स एज्यूम कि मैं 5 साल पहले सिर्फ 5 यूनिट्स बना पाती थी 1 घंटे में, लेकिन आज मैं 15 यूनिट्स बना पाती हूँ 1 घंटे में। तो मुझे पता चल रहा है ना कि विद टाइम मैंने प्रोग्रेस की है। तो एक प्रोग्रेस के इंडिकेटर की तरह काम करता है मेरा प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, हमारा प्रोडक्टिविटी यही तो कर रहा है एट द एंड। हम कम से कम इनपुट इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम हमारे स्केर्स रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। की टू नेशनल प्रोस्पेरिटी, देखो यार अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिव है ना, मतलब वो कम टाइम में कम खर्चे में कोई प्रोडक्ट को बना पा रही है, और अगर कम टाइम कम खर्चे में वो प्रोडक्ट बना पा रही है तो वो प्रोडक्ट सस्ते में दे पाएगी अपने कस्टमर्स को, है ना। जैसे लेट्स एज्यूम हमारे पास है ए बी लिमिटेड और सी जे लिमिटेड। ए बी लिमिटेड को टोटल खर्चा लगता है 50 रुपये 1 यूनिट बनाने में और ये 100 रुपये में अपना प्रोडक्ट कस्टमर को देते हैं। वहीं सी जे लिमिटेड को सिर्फ 20 रुपये लगता है प्रोडक्ट बनाने में और ये 100 रुपीज़ में प्रोडक्ट कस्टमर को देते हैं। इन दैट केस इनके पास प्रॉफिट कितना है 80 रुपये का, इनके पास प्रॉफिट कितना है 50 रुपये का। अब सी जे लिमिटेड सोच रहा है कि यार वैसे भी हमारा काम कम खर्चे में हो जाता है, तो बेटर है कि हम क्या करते हैं ना, थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है वो कस्टमर के पास भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसका मतलब वो 100 रुपीज़ में प्रोडक्ट बेचने की जगह अब 90 रुपये में प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, जिससे उनका प्रॉफिट थोड़ा सा कम तो ज़रूर होगा, लेकिन उनका प्रोडक्ट अब सस्ता हो गया उनके कॉम्पिटिटर से, जिसकी वजह से कस्टमर्स उनके पास अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे, कस्टमर्स खुश होंगे क्योंकि उनको अब कम प्राइस में सेम प्रोडक्ट मिल पा रहा है। अगर कस्टमर खुश होगा तो एक कंपनी का मार्केट एक्सपैंड होता है। अगर मार्केट एक्सपेंशन हो रहा है इन दैट केस वो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएगी, और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी तो एट द एंड वेजेस भी हमारे इम्प्रूव होंगे, हमारे वर्कर्स को भी ज़्यादा काम मिलेगा और उनके वेजेस भी इम्प्रूव होंगे। तो एट द एंड भाई साहब एक प्रोडक्टिविटी के इम्प्रूव होने से पूरे के पूरे कंपनी के अंदर, पूरे के पूरे इंडस्ट्री के अंदर इम्प्रूवमेंट आ सकता है और पूरा का पूरा नेशन प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉस्पेरिटी टू लेबर, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव हो रही है तो एट द एंड लेबर को भी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। लेबर को भी ज़्यादा काम मिलेगा, ज़्यादा वेजेस मिलेंगे और एट लास्ट वो सेटिस्फाइड फील करेगा। ठीक है, अदर यूजेस हम एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं। अगर मैं कम खर्चे में काम कर ले रही हूँ तो जिसकी वजह से मेरे पास प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, तो इस प्रॉफिट को मैं एक्सपेंशन में लगा सकती हूँ, मॉडर्नाइजेशन में लगा सकती हूँ। साथ साथ मेरी गुडविल भी इंप्रूव होगी क्योंकि मैं कम प्राइस में हम सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर पा रही हूँ। ठीक है,
इसको याद रखने के लिए आप ICMMI से याद रख सकते हो, ठीक है। I से हमारा इंडिकेटर ऑफ प्रोग्रेस, C से टू बीट द कॉम्पिटिशन, M से गाइड टू मैनेजमेंट, M से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड I से इंडिया से आप नेशन प्रोस्पेरिटी याद रख सकते हो। और अगर नेशन प्रोस्पायर करेगा तो हमारा एट द एंड लेबर भी प्रोस्पेरिटी अचीव करेंगे, ठीक है ना। मूविंग फॉरवर्ड टू प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट क्राइटेरिया, हमने पहले ही देख लिया कि प्रोडक्टिविटी मैं 2 तरीके से निकाल सकती हूँ, पहला इनपुट बाय आउटपुट, दूसरा आउटपुट बाय इनपुट, और यही मुझे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी किस किस चीज़ों से अफेक्ट होने वाली है? सबसे पहली बात तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, आपके प्लांट का साइज कितना है। अगर मेरे प्लांट में कैपेसिटी लेट्स से 10,000 यूनिट्स की है, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ 1,000 यूनिट्स बना रही हूँ, इन दैट केस थिंक अबाउट इट, मैं 1,000 यूनिट्स बनाने वाली हूँ जहाँ पे मेरी कैपेसिटी मैंने कितनी मेंटेन करके रखी है 10,000 यूनिट्स की। इन दैट केस मेरे को खर्चा ज़्यादा होगा, और खर्चा ज़्यादा होगा तो मेरी प्रोडक्टिविटी खराब होगी। तो कैपेसिटी कितनी है, प्लांट का साइज कितना है, उसमें से आप कितना यूटिलाइज कर रहे हो, वो मेरे प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा इस्तेमाल कर रही होती तो मेरा खर्चा पर यूनिट बेसिस में कम होता, जिसकी वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती, ठीक है। नेक्स्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा करेगी, जितना ज़्यादा अपने प्रोडक्शन के सिस्टम को इंप्रूव करने की कोशिश करेगी, अपने मटेरियल को इंप्रूव करने की कोशिश करेगी, उतना ज़्यादा मेरा प्रोडक्टिविटी एट द एंड इंप्रूव होने वाला है। नेक्स्ट, प्लांट एंड जॉब लेआउट, मेरा मशीन कहाँ रखा हुआ है, मेरे वर्कर्स कहाँ काम कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ये बहुत ज़्यादा मेरे प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है। जैसे लेट्स से ये ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मशीन्स यहाँ पे रखी हुई हैं, मेरा मटेरियल यहाँ पे रखा हुआ है, मेरे एम्प्लॉयज़ यहाँ हैं। इन दैट केस थिंक अबाउट इट, मेरे एम्प्लॉय को पहले यहाँ जाके मटेरियल लाना पड़ेगा, फिर यहाँ प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और एट द एंड लेट्स से यहाँ वो फिनिश गुड्स रखते हैं, तो यहाँ आके उनको फिनिश गुड्स रखना पड़ेगा। कितना टाइम वेस्ट हो रहा है मटेरियल लाने में, प्रोडक्शन करने में और उसको रखने में, है ना, फालतू का टाइम वेस्ट है। बेटर क्या होता है, आप प्लांट के लेआउट को सही तरीके से जमाते हैं, जहाँ पे आपकी मशीन यहाँ पे, आपके फिनिश गुड्स आप यहाँ रखते हो, आपका मटेरियल यहाँ रहता है, तो एम्प्लॉय आता, मटेरियल उठाता, प्रोडक्शन करता, और एट द एंड फिनिश गुड्स बन के एक जगह रखा जाता है। तो इस केस में मेरा टाइम, मेरा प्रोडक्शन का आर, मेरे एम्प्लॉयज़ के टाइम, ये सब का सब सही तरीके से यूटिलाइज होने वाला है ना। सो अगर आप प्लांट और जॉब का लेआउट सही तरीके से करो तो आपका खर्चा कम होता है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। मशीन एंड इक्विपमेंट का डिज़ाइन कैसा है, क्या मशीन एंड इक्विपमेंट हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ कॉप अप कर पा रहे हैं, क्या मेरा जो एम्प्लॉय है उसको आता है ये मशीन चलाने, क्या उसके लिए मशीन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रही है। अगर कॉम्प्लिकेटेड होगी तो वो धीरे धीरे प्रोडक्शन करेगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी तो वो अच्छे से आराम से प्रोडक्शन कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन की प्रोसेस कैसी है, किस तरीके का प्रोडक्शन प्रोसेस आप इस्तेमाल करते हो, प्रोडक्शन बहुत ही सिंपली हो जाता है या फिर प्रोडक्शन प्रोसेस ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर प्रोडक्शन प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड होगी तो एट द एंड प्रोडक्शन करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट, पावर एंड रॉ मटेरियल, जितना ज़्यादा आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, जितना ज़्यादा आपके पास पावर अवेलेबल होगा, उतना अच्छा आप प्रोडक्शन कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक, जैसे टाइम एंड मोशन स्टडी। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टाइम एंड मोशन स्टडी हो रहा है तो इससे हम पता कर सकते हैं कि एक काम को स्टैंडर्ड बेसिस में कितना टाइम में ख़त्म करना चाहिए। और अगर मुझे ये पता है तो एम्प्लॉयज़ को भी हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि भाई साहब तुमको सिर्फ स्टैंडर्ड टाइम के अंदर ही अपना काम खत्म करना पड़ेगा, आप इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, जिसकी वजह से हम एट लास्ट प्रोडक्टिव हो पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिविजुअल फैक्टर्स, हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड मेरे प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करता है और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। अगर मेरा एम्प्लॉय नॉलेजेबल है, नॉलेजेबल कैसे होगा, ट्रेनिंग और एजुकेशन से, उसकी स्किल्स अच्छी हैं। स्किल्स अच्छी कैसी होंगी, जब उसका एप्टीट्यूड अच्छा है, मतलब वो जल्दी जल्दी सीख पाता है, ईजिली चीज़ें समझ पाता है, और साथ ही साथ उसका एटीट्यूड सही होना ज़रूरी है। लेट्स एज्यूम कि हमारे यहाँ एक एम्प्लॉई है जिसका नॉलेज बहुत बढ़िया है, उसकी स्किल्स भी बहुत बढ़िया है, बट द थिंग इज ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग इन माई कंपनी, वो मेरे कंपनी को पसंद ही नहीं करता है। सो एट द एंड भले उसकी नॉलेज कितनी अच्छी हो, उसकी स्किल कितनी अच्छी हो, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, है ना। सो नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड तीनों चीज़ें मैटर करती है, तभी जाके इंडिविजुअल फैक्टर का हमको बेनिफिट मिल पाता है। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, स्टेप्स टेकन बाय ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स मेंटेनिंग बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है इंडस्ट्रियल रिलेशन मेंटेन करने में, कैसा रिलेशन है मेरा सप्लायर के साथ, कैसा रिलेशन है मेरे आसपास के कस्टमर्स के साथ, कैसा रिलेशन हमने बिल्ड किया है हमारे डेटर्स के साथ, हमारे बैंक के साथ, ये सब का सब मैटर करता है। बैंक के साथ अच्छा रिलेशन होगा, जल्दी पैसे मिल पाएंगे। हमारे सप्लायर के साथ अच्छा रिलेशन होगा, मटेरियल क्वालिटी वाला आएगा। हमारे कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन होगा, हम अच्छे प्रोडक्ट्स उनको प्रोवाइड करेंगे और वो हमारे ऊपर भरोसा कर पाएंगे।
सो एट द एंड ये सारे के सारे रिलेशन मैटर करते हैं और मेरी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। वर्क इन्वायरमेंट, हमारे एम्प्लॉयज़ को हम किस टाइप का वर्क इन्वायरमेंट दे रहे हैं, प्रॉपर वर्क इन्वायरमेंट है कि नहीं, फिजिकल कंडीशन है कि नहीं। ऐसा थोड़ी ना उनको बहुत भयानक टेम्परेचर हो रखा है, वहाँ धूप में बैठा के हम काम करा रहे हैं। हम ऊपर शेड डाल सकते हैं ताकि उनको इतना धूप ना लगे, क्योंकि इतने धूप में काम करेंगे एट द एंड सारे बीमार होने वाले हैं, है ना। तो हमारे यहाँ इन्वायरमेंट कैसा है बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ये हमारी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करने वाला है। अदर फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर कैसा है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, क्या हमारे पास रिसोर्सेज एबंडेंस में अवेलेबल हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो एबंडेंस में अवेलेबल है क्या। अगर एबंडेंस में अवेलेबल है तो हमको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई नेचुरल रिसोर्सेज मेरे पास स्कैर्स है तो उस केस में मेरा प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होने वाला है। साथ ही साथ क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, अगर इन्वायरमेंट ठंडा है, अच्छा है, तो नॉर्मली एम्प्लॉय आराम से बाहर काम कर पाएगा। लेकिन अगर बाहर बहुत गर्मी हो रखी है तो वो कैसे काम करेगा, है ना। नेक्स्ट, मैनेजेरियल फैक्टर। देखो यार, मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। भले हमें हमारे एम्प्लॉयज़ चाहिए कि एम्प्लॉयज़ कम काम करें, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, बट द थिंग इज एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कौन करेगा ये करने के लिए, एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन कौन देगा, एट लास्ट प्रोडक्टिविटी को पूरे ऑर्गेनाइजेशन में लगाएगा कौन, हमारा मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव की जा सकती है। गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है, ये भी हमारे प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करेगी। जैसे लेट्स से मैंने 10,000 यूनिट्स वाला प्लांट तो लगा लिया है, बट द थिंग इज गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि तुम 1000 यूनिट से ज़्यादा बना ही नहीं सकते। इन दैट केस मेरा खर्चा कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा, सिर्फ इस वजह से क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी हमारे अगेंस्ट थी, ठीक है ना। नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी इंडाइसेस। प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए हमको आउटपुट को इनपुट से डिवाइड करना पड़ता है। ये आउटपुट और ये इनपुट हमारे पास अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट इंडाइसेस अवेलेबल हैं। सबसे पहला आता है मैन आवर आउटपुट। यहाँ पे प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए हम आउटपुट को टोटल मैन आवर से डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोडक्टिविटी रेशियो। यहाँ पे प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए आप नेट प्रॉफिट को कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड करते हो। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब आपने कितना पैसा लगाया, जितना पैसा लगाया वो आपका इनपुट है। नेट प्रॉफिट मतलब आपने उस पैसे को लगाने से कितना पैसा कमाया, जो कमाया वो आपका आउटपुट है, ठीक है। नेक्स्ट, यूज ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज। यहाँ पे हम एडेड वैल्यू को लेबर कॉस्ट से डिवाइड करते हैं। इससे मुझे पता चलेगा कि हर 1 रुपये जो मैंने लेबर पे खर्च किया उससे कितनी वैल्यू ऐड हुई है। एडेड वैल्यू मतलब क्या होता है, सेल्स में से आपके प्रोडक्शन के खर्चों को माइनस कर दो तो मुझे एडेड वैल्यू मिलती है। ये एडेड वैल्यू लेबर की वजह से कितनी आ रही है वो निकालने के लिए हम एडेड वैल्यू डिवाइडेड बाय लेबर कॉस्ट करते हैं। इसी की जगह आप एडेड वैल्यू को कन्वर्जन कॉस्ट से भी डिवाइड कर सकते हो। कन्वर्जन कॉस्ट मतलब होता क्या है, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो खर्चा आप कर रहे हो ना, वो कन्वर्जन कॉस्ट कहलाता है। इसमें आपका लेबर का खर्चा, आपके मशीन के आवर्स का खर्चा और साथ ही साथ अदर एक्सपेंसेस का खर्चा इन्वॉल्व होता है। ये सारे के सारे खर्चों को टोटल कर दो तो आपका कन्वर्जन कॉस्ट बनता है। एडेड वैल्यू को कन्वर्जन कॉस्ट से डिवाइड करके भी आप प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हो। इससे हमें पता चलेगा कि हर 1 रुपये जो हमने कन्वर्जन में खर्च किया उससे कितनी वैल्यू ऐड हुई, ठीक है। नेक्स्ट, अदर यूजफुल मेजर्स। आप मैन पावर प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हो। कैसे, जितना भी आपका आउटपुट है उसका वैल्यू लो, उसको नंबर ऑफ वर्कर्स या फिर मैन आवर से डिवाइड कर दो। मटेरियल प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट को यूनिट्स ऑफ मटेरियल या कॉस्ट ऑफ मटेरियल से डिवाइड करके निकाल सकते हो। कैपिटल जो आपने लगाया उसकी प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए आप आउटपुट की वैल्यू को कैपिटल एसेट एम्प्लॉयड से डिवाइड कर सकते हो। एनर्जी का कितना प्रोडक्टिविटी है वो जानने के लिए आप आउटपुट को यूनिट्स ऑफ एनर्जी या फिर कॉस्ट ऑफ एनर्जी से डिवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट, एक कंबाइंड मेजर ऑफ प्रोडक्टिविटी भी बनाया जा सकता है, जहाँ पे आप टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज ले रहे हो उसको सारे के सारे इनपुट से डिवाइड कर दे रहे हो, जैसे लेबर, कैपिटल, मटेरियल एंड अदर्स, ठीक है ना। टूल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी और हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। देखो यार, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना है तो एट द एंड मेरे को इनपुट को सही तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। इनपुट क्या क्या होता है, इनपुट मेरा मटेरियल, लेबर और मशीन्स होते हैं। ये तीनों को मुझे इंप्रूव करने की ज़रूरत है और उसी से रिलेटेड मुझे यहाँ पे इंप्रूवमेंट के टेक्निक्स दिए हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन एस्पेक्ट की। ह्यूमंस का अगर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करवाओ डिसीजन मेकिंग में। अगर वो डिसीजंस लेंगे तो वो उसको सही तरीके से फॉलो करने वाले हैं। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन इंप्रूव करो एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में। म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉपरेशन बनाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे डिसीजंस बैठ के मैनेजमेंट ले रहा है और एम्प्लॉयज़ के ऊपर थोप रहा है, या फिर मैनेजमेंट में वेज रेट कम कर दिया बिना एम्प्लॉयज़ को बताए हुए। आप बेटर है कि जो भी डिसीजंस ले रहे हो, जो भी चीज़ें आप वर्कर्स के लिए कर रहे हो, वो म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल कॉपरेशन के साथ करो। नेक्स्ट, प्रॉपरली प्लान करो वर्क को।
डेमोक्रेसी दो हमारे वर्कर्स को अपने तरीके से काम करने का, इम्प्रूव करो ह्यूमन रिलेशंस और अच्छी खासी ट्रेनिंग दो। ये सारी चीज़ें करने से हमारे ह्यूमन एस्पेक्ट, ह्यूमन वाला इनपुट इम्प्रूव होगा, और इनपुट अगर इम्प्रूव हो रहा है तो एट द एंड प्रोडक्टिविटी हमारी इम्प्रूव होगी। सप्लाई ऑफ इनपुट, हमारा जो रॉ मटेरियल है उसका क्वालिटी बढ़िया होना चाहिए, जितना क्वालिटी अच्छा होगा उतना अच्छा प्रोडक्टिविटी रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स और इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करो ताकि आप सही तरीके से मटेरियल का इस्तेमाल करो और सही तरीके से प्रोडक्ट्स बना पाओ। अगर मैं लेबर्स का इस्तेमाल कर रही हूँ अपने प्रोडक्ट्स बनाने में तो शायद मैं सेम टाइप का प्रोडक्ट हर बार ना बना पाऊँ, लेकिन मशीन्स के इस्तेमाल से हम सेम टाइप का, सेम क्वालिटी का, सेम साइज़ का, सेम वेट का प्रोडक्ट हर बार बना पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर एंड एफिशिएंसी। जो भी मैन पावर है, जो भी एफिशिएंसी हमारी है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन हमको करना है। ठीक। टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, वर्क टाइम एंड मोशन स्टडी करो, इम्प्लीमेंट करो सिंप्लीफिकेशन, स्पेशलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन प्रोग्राम्स, ताकि हर एक चीज़ स्टैंडर्डाइज्ड वे में की जाए। कंट्रोल टेक्निक्स लगाओ जिसके थ्रू आप अपने एक्चुअल को कंट्रोल कर पाओ, और लेआउट को अपना इंप्रूव कराओ, सिंपल बनाओ इस लेआउट को ताकि सारे काम ईजिली हो पाए, बिना मतलब का इधर उधर घूम के एम्प्लॉय को टाइम वेस्ट ना करना पड़े। ठीक है। नेक्स्ट इज 5 एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी के लिए 5 मेजर चीज़ें मैटर करती है। सबसे पहला, एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी कैसा है, हमारा एम्प्लॉय अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, हमारा एम्प्लॉय कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहा है, गोल्स को अचीव कर पा रहा है कि नहीं, क्वालिटी ऑफ वर्क मेंटेन कर पा रहा है कि नहीं। इस तरीके से हम मेजर करते हैं हमारे एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को। एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कैसे की जा सकती है, उसके वर्क प्लेस की कंडीशन अच्छी रखो। अगर वर्क प्लेस का कंडीशन अच्छा होगा, उसको प्रॉपर स्पेस मिलेगा, प्रॉपर टेम्परेचर में वो काम कर रहा है, तो उस केस में वो प्रोडक्टिव रह पाएगा। उसी जगह ही नहीं है, सब कुछ एकदम घुसा के रख दिया, एम्प्लॉय काम ही नहीं कर पा रहा है, या फिर टेम्परेचर इतना हाई है कि एम्प्लॉय पागल हो जा रहा है, तो ऐसे में काम आपका सही से नहीं होने वाला। फ्लेक्सिबल स्केड्यूल्स उसको ऑफर करो। ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक एक टाइम रख दिया कि उसी टाइम पे आना है, उसी टाइम पे काम करना है। उसको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करो। क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट करो कि भाई साहब तेरा ये गोल है, तेरे को इतने टाइम पे कंप्लीट करना है, भले तू अभी आके कर या कल आके कर, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा काम उस टाइम पे खत्म हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, सेल्फ केयर को एनकरेज करो। उसे बताओ कि उसे अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी के बाद वो बाकी सबका या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान रख पाएगा। मीटिंग्स को ऑप्टिमाइज करो। ऐसा नहीं कि फालतू की मीटिंग कर रहे हो तुम, जब जहाँ ज़रूरत है वही मीटिंग्स होनी चाहिए। प्रियोरिटीज़ के लिए कोच करो। एम्प्लॉयज़ को बताओ कि प्रियोरिटीज़ कैसे सेट की जाती है, कैसे वो प्रियोरिटाइज कर सकते हैं अपना काम, ताकि वो फालतू काम में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके जो एक्चुअल इंपॉर्टेंट काम है उसमें अपना टाइम लगाएं। टाइम मैनेजमेंट उनको सिखाओ, उनका मॉरल इंप्रूव करो, तभी जाके एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। नेक्स्ट हमारे पास एस्पेक्ट आता है मटेरियल प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी ऑफ यूजिंग मटेरियल इन प्रोडक्शन। जो मटेरियल हम प्रोडक्शन में इन्वॉल्व कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है हमको। यहाँ पे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, नेट सेल्स को हम मटेरियल इनपुट से डिवाइड करेंगे। मटेरियल प्रोडक्टिविटी रेशियो हमें रिफ्लेक्ट करता है कि कितना आउटपुट मैं जनरेट कर रही हूँ एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इनपुट इस्तेमाल करके। ठीक है। मटेरियल की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी है तो क्या करना पड़ेगा, क्वालिटी मटेरियल इस्तेमाल करो। अच्छा मटेरियल इस्तेमाल करोगे तो वेस्टेज कम होगा और एट लास्ट प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। ठीक। नेक्स्ट, रोल ऑफ मैनेजमेंट इन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी में मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैनेजमेंट अगर नहीं होगा तो कौन मैनेज करेगा हमारे लैंड, लेबर और कैपिटल को। हमारा इनपुट यही सब होता है, मेरा मटेरियल, मेरा लैंड, मेरा लेबर, मेरा कैपिटल। ये सारी की सारी चीज़ें मैनेज करना, इन सब की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने का बेड़ा किसने लेके रखा है, मैनेजमेंट ने। तो अगर मैनेजमेंट प्रोडक्टिविटी पे ध्यान नहीं देगा तो एट द एंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव नहीं हो पाएगी। ठीक है। मैनेजमेंट हमारा कॉम्पिटेंट होना चाहिए, वो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसका एटीट्यूड सही होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी के तरफ होना चाहिए। एफिशिएंट मैनेजमेंट इसेंशियल है हमारे ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन के लिए। हमारे मटेरियल, लेबर, लैंड, कैपिटल ये कैसे यूटिलाइज किया जाएगा वो एट द एंड मैनेजमेंट ही डिसाइड करने वाला है। तो अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा, प्रोडक्टिविटी के ऊपर ध्यान देगा, तो एट द एंड मेरे रिसोर्सेज सही तरीके से इस्तेमाल हो पाएंगे। मैनेजमेंट का लीडरशिप इम्पैक्ट करता है हमारे जॉब के परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स को, क्योंकि अगर मैनेजमेंट ही नहीं ध्यान देगा प्रोडक्टिविटी पे तो एट द एंड एम्प्लॉयज़ भी ध्यान नहीं देने वाले हैं। नेक्स्ट, फैक्टर्स इम्पैक्टिंग प्रोडक्टिविटी। सबसे पहला आता है टेक्नोलॉजीज़। आपका प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसा है, प्लांट लेआउट कैसा है, साइज़ कैसा है प्लांट का, लोकेशन कैसी है, रॉ मटेरियल का सप्लाई कैसा है, मेंटेनेंस, हैंडलिंग, रिसर्च, ये सारी की सारी चीज़ें मेरी प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करने वाली। नेचुरल, फिजिकल, जोग्राफिकल, जियोलॉजिकल और क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे हैं। सोशल, कल्चर कैसा है, ट्रेडिशन कैसा है, कस्टम, नॉर्म या सोशल इन्फ्लुएंसेस कैसे हैं।
पॉलिटिकल, लॉ एंड ऑर्डर, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी, पॉलिसीज कैसी हैं, इकोनॉमिक, मार्केट का साइज, बैंकिंग, क्रेडिट फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारी की सारी चीज़ें मेरे प्रोडक्टिविटी को एट द एंड इम्पैक्ट करती हैं। टेक्नोलॉजीज, नेचुरल, सोशल, कल्चरल एंड एट लास्ट इकोनॉमिक। नेक्स्ट, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट टेक्निक। हमको एट द एंड हमारी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना है। कैसे इम्प्रूव कर सकते हो? प्रोडक्टिविटी के मेजर्स बनाओ। आप पहले से स्टैंडर्ड सेट करो कि भाई साहब तुमको ये इतना प्रोडक्टिविटी अचीव करने की ज़रूरत है, अगर इससे कम हो रहा है तो कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है वो बताओ। एनालाइज करो क्रिटिकल ऑपरेशंस को, जो ऑपरेशंस में ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा टफ होते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनको एनालाइज करो, उनके लिए स्टैंडर्ड सेट करो, उनका एक ईजी वे फाइंड आउट करो टू डू दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन। इंप्लीमेंट करो मेथड्स फॉर इंप्रूवमेंट, कैसे इंप्रूव किया जा सकता है प्रोडक्टिविटी को, उसके मेजर्स लगाओ। रीजनेबल इंप्रूवमेंट गोल सेट करो। मैनेजमेंट का सपोर्ट होना प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेजर करो और पब्लिसाइज करो इंप्रूवमेंट्स को। अगर कोई एम्प्लॉय इंप्रूव करता है तो उसको मेजर करो, और साथ साथ अगर किसी ने इंप्रूवमेंट किया है तो उसको पब्लिसाइज करो, लोगों को बताओ कि देखो यार ये एम्प्लॉय ने काम कर लिया, तुम भी कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, मैनेजेरियल टेक्निक्स का इस्तेमाल करो। मैनेजेरियल टेक्निक्स हमारे पास डिफरेंट टाइम्स की है। पहला होता है टाइम योर टाइम, जहाँ पे टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया जाता है कि किस तरीके से टास्क को इफेक्टिवली एम्प्लॉयज़ कर सकते हैं। इनिशिएट करो रेगुलर ब्रेक्स, हमारे एम्प्लॉयज़ को शॉर्ट ब्रेक्स दो ताकि वो काम हो सके और अच्छे से अपना काम खत्म कर पाएँ। ठीक है। नेक्स्ट, सेल्फ इम्पोज डेडलाइंस, हमारे एम्प्लॉयज़ को बताओ कि भाई साहब वो कैसे अपने लिए खुद की डेडलाइंस सेट कर सकते हैं। क्विट द हैबिट ऑफ मल्टीटास्किंग, जब भी हम 100 काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं ना तो हम किसी को भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। बेटर है कि एक काम पे एक टाइम पे फोकस किया जाए, तो मल्टीटास्किंग को हमको रिड्यूस करवाना है। एनकरेज करो 2 मिनट रूल, ऐसे काम जो 2 मिनट में खत्म किए जा सकते हैं उस काम को सबसे पहले प्रियोरिटाइज करके खत्म कर दो ताकि एक बर्डन हमारे दिमाग से खत्म हो। ठीक है। अननेसेसरी मीटिंग्स को अवॉइड करो, जो मीटिंग ज़रूरी है सिर्फ उतनी ही करो, क्योंकि मीटिंग्स में एट द एंड रिजल्ट नहीं निकलता अगर आप बार बार मीटिंग्स कर रहे हो। तो प्रोडक्टिव मीटिंग पहले से गोल के साथ मीटिंग्स करनी चाहिए। नेक्स्ट, यूज़ द अनएक्सपेक्टेड बोनस टाइम, अगर कोई भी अनएक्सपेक्टेड बोनस टाइम मिल रहा है, फ्री टाइम मिल रहा है, तो उसको स्मॉल टास्क को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करो। बी प्रोएक्टिव एंड नॉट रिएक्टिव, हमें प्रोएक्टिव रहना है, मतलब टास्क अपने आप इनिशिएट करना है रादर देन रिएक्टिव, किसी और ने इनिशिएट किया और हम उसके बाद उसको कर रहे हैं। आपको खुद को टास्क को इनिशिएट करके ख़त्म करने की कोशिश करना है। तो ये सारे टेक्निक्स हैं जो मैनेजमेंट इस्तेमाल कर सकती है प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए। तो 5 एस्पेक्ट्स क्या है प्रोडक्टिविटी के? सबसे पहला आता है एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी, नेक्स्ट मटेरियल प्रोडक्टिविटी, मैनेजमेंट का रोल क्या है प्रोडक्टिविटी के अंदर, फिर फैक्टर्स इम्पैक्टिंग प्रोडक्टिविटी एंड एट लास्ट प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट टेक्निक्स। ठीक है। आई होप क्लियर हुआ हो, और इसी के साथ हमारा प्रोडक्टिविटी का थ्योरी और प्रैक्टिकल पूरा खत्म होता है। अगली क्लास में मिलते हैं विद आवर नेक्स्ट टॉपिक। Till then, happy learning.